हेलो दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग जॉब का तैयारी करते हैं या कोई बिजनेस को रन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने सिखाया है कंप्लीट एडवांस अकाउंटिंग टैली प्राइम के अंदर। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक टाइम देते हैं तो आप कंप्लीट एडवांस अकाउंटिंग सीख जाते हैं। मैंने इस वीडियो में हर टॉपिक के लिए हर एडवांस टॉपिक के लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। अगर फ्रेंड्स आप कोई पार्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। आपको वीडियो पूरा देखने का ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो कोई स्पेशल पार्ट आपको देखना है तो डायरेक्ट उस पार्ट पे जाइए, आपको कंप्लीट वीडियो नहीं देखना है। और अगर आप शुरू से लेके अंत तक देखना चाहते हैं, शुरू से लेके अंत तक आपको एडवांस अकाउंटिंग सीखना है, तो आपको फुल देखना चाहिए वीडियो को। और फ्रेंड्स, अब अगर आप जो है एडवांस अकाउंटिंग टैली प्राइम का ई बुक जो है खरीदना चाहते हैं तो आप जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके उसको खरीद सकते हैं, बहुत ही कम रेट है। और अगर आप टैली प्राइम का फुल अकाउंटिंग ई बुक खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है, खरीद सकते हैं, अभी खरीदिए, लिमिटेड टाइम तक है। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे आप फुल अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग सीख सके टैली प्राइम में। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप जो है कमेंट कीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टैली प्राइम में एडवांस अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला जो फीचर्स है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर है, इसको कंप्लीट सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर होता क्या है, उसको टैली प्राइम में क्यों दिया गया है और उसका यूज क्या है। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर टैली प्राइम का एक एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स है, जिसका यूज करके कोई भी फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में हो रहे एक्सपेंसेस को यानी खर्चे को दिखा सकते हैं और उसको दर्शा सकते हैं डिटेल वाइज। वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस या नॉन रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और नॉन रेवेन्यू एक्सपेंस में कैपिटल एक्सपेंस आते हैं। यानी साधारण भाषा में कहा जाए तो आपके बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करके डिटेल वाइज देखना चाहते हैं तो आप इस कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर फीचर्स का यूज कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्कूल चला रहे हैं जिसपे आप 10-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक स्पोर्ट्स लाइन भी आप चला रहे हैं जिसमें आप फुटबॉल, क्रिकेट सिखाते हैं। तो जो आपका स्कूल है वो एजुकेशन कैटेगरी में आएगा और जो आपका स्पोर्ट्स है उसको आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखेंगे। तो ये कैटेगरी हो गया। और स्कूल्स में जो 10-12 के बच्चे हैं उनका जो एक्सपेंसेस बैठ रहा, उनका बेंच, बोर्ड, जो भी मेंटेनेंस करने में एक्सपेंसेस बैठ रहा, तो उसको कॉस्ट सेंटर्स में रखेंगे। 10th आपका एक कॉस्ट सेंटर है और आपका एक 12 कॉस्ट सेंटर्स है। उसी तरह से स्पोर्ट्स में क्रिकेट में कितना एक्सपेंस हुआ बैट बैट लाने में और बॉल लाने में, और उसके बाद जो है आपका एक और फुटबॉल आप सिखाते हैं तो उसमें आपका एक्सपेंस कितना हुआ। तो फुटबॉल और क्रिकेट ये आपका कॉस्ट सेंटर्स हो गया उसमें। यानी कैटेगरी कुछ और नहीं, कॉस्ट सेंटर्स को मिला के बनता है, यानी ग्रुप है एक कॉस्ट सेंटर्स का। और कॉस्ट सेंटर आपका छोटा पार्ट है एक्सपेंसेस का। कैटेगरी आपका कोई भी वाइज हो सकता है, जैसे रीजन वाइज हो सकता है, जियोग्राफी वाइज हो सकता है, और ग्रेड वाइज हो सकता है, और डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है और उसको किस कैटेगरी में आप डिवाइड करके रखे हैं और काम क्या होता है आपका। अगर एक और एग्जांपल से समझे तो देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट है और ये कैटेगरी हो गया, और इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कॉस्ट सेंटर्स हो गए। अलग अलग लोगों का एक्सपेंस होगा क्योंकि उनको हमको सैलरी देना है, तो एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर्स में आ जाएंगे, छोटे छोटे जो नेम वाइज हो गए। और मेन जो हो गया सेल्स डिपार्टमेंट एक कैटेगरी हो गया। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि इस फीचर्स का टैली प्राइम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पे आ जाना है, जिसको गेटवे टैली बोलते हैं। उसके बाद सिंपली आपको F11 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर्स नीचे मिलेगा ऑप्शन, ये रहा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको आपको यूज करना है, इंटर मारना है। उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल करना है, सेव हो जाएगा। तो आपको अपने बिजनेस में हो रहे खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी बनाना है, क्योंकि सबसे पहले स्कूल बनेगा तब जाएगा उसमें 10th और 12th के अलग अलग क्लासेस बनेंगे। तो स्कूल्स यहाँ पे कैटेगरीज है। तो हम यहाँ पे बिजनेस का एग्जांपल लेके चलेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट। तो उसके लिए आपको दो तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल और एक आप मल्टीपल रूप से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंगल क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी पे जाना है और उसके बाद क्रिएट वन पे जाना है।
तो यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं। तो जिस भी टाइप का बिजनेस है आपका, उसमें आप कैटेगरी अपना ढूंढ लें और उस कैटेगरी का यहाँ पे आप नाम लिखें। हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट कैटेगरी हम बना लेंगे। और भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये हमारे कैटेगरी है, बिजनेस के एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। और महेश गुप्ता और दिनेश शर्मा और राजेश वर्मा जो है ये कॉस्ट सेंटर्स में आएंगे, ये इंडिविजुअल्स हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, ये आपका डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको इंटर मारना है। चाहे तो आप एलिस डाल सकते हैं, मतलब दूसरा नाम, एक उपनाम डाल सकते हैं, जिससे आप उससे भी याद रख सकते हैं। इसको नेसेसरी नहीं है इसको डालना। इंटर मारेंगे और उसके बाद एलोकेट रेवेन्यू आइटम, मैंने अभी बताया रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं, उसको आपको यस रखना है, क्योंकि इसी के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपका नॉन रेवेन्यू आइटम के लिए क्रिएट कर रहे हैं आप इस कैटेगरी का, तो आप इसको यस रखेंगे। हम इसको नो रख रहे हैं क्योंकि हम रेवेन्यू आइटम के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं, और मैक्सिमम केस में रेवेन्यू आइटम के लिए ही क्रिएट किया जाता है। और इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से जितने भी बिजनेस में आपके कैटेगरी हैं, आप उनको क्रिएट कर लेंगे। मल्टीपल रूप से क्रिएट करने के लिए, मतलब एक साथ बहुत से कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, आप 400 पे अकाउंट्स पे जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे कैटेगरीज पे, ये रहा आपका कॉस्ट कैटेगरीज, इंटर मारना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, अल्टर के साथ आपको एच यहाँ पे टाइप करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, मल्टी क्रिएट पे जाना है, इंटर मारना है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम डालना है जिस तरह से मैंने वहाँ पे फिल किया। उसके बाद रेवेन्यू आइटम को यहाँ पे यस करना है। उसके बाद नॉन रेवेन्यू आइटम को यहाँ पे नो रखना है। अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं नॉन रेवेन्यू को, तो हम यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, सिर्फ हमने इस सिंगल में क्रिएट कर लिया है। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने होते हैं। तो मेरा महेश गुप्ता और दिनेश शर्मा और राजेश शर्मा ये सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, इन्हीं का हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर्स पे जाके इंटर मारना है, और यहाँ पे आ गया आपका, पहले कैटेगरी पूछ रहा है, उसके बाद कॉस्ट सेंटर का नेम पूछेगा, और फिर उसके बाद अंडर पूछेगा। तो नेम आप यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए आप स्पेस पर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट है मेरा जो आप क्रिएट किए थे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है कॉस्ट सेंटर्स का। तो कॉस्ट सेंटर्स का मेरा नेम है यहाँ पे महेश गुप्ता, दिनेश शर्मा और राजेश वर्मा। तो पहले महेश गुप्ता का टाइप करेंगे यहाँ पे नाम। उसके बाद आपको इंटर मारना है। चाहे तो आप इसका एलियस डाल सकते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम, और उसके बाद इसको अंडर में आपको प्राइमरी में रख के बनाने हैं। इंटर मारना है और इसको एक्सेप्ट करना है। ये आपका सिंगल क्रिएशन कॉस्ट सेंटर है। चाहे तो आप मल्टीपल रूप से क्रिएट कर सकते हैं, एक साथ बहुत से कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली 400 पे अकाउंट पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टर के साथ एच पेस्ट करना है, नहीं तो मल्टी मास्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद मल्टी क्रिएट पे जाना है, इंटर मारना है, और यहाँ पे आप उसी तरह से नेम टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, स्पेस पर दाबना है। उसके बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, जो आपका कैटेगरी है। कॉस्ट सेंटर का नाम लिखेंगे। तो कॉस्ट सेंटर का दो जो नेम बचा था, जिससे दिनेश शर्मा और राजेश वर्मा, इनका नेम हम टाइप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इंटर मारना है, और इसको आप प्राइमरी में लेंगे। चाहे तो आप कोई भी और ले सकते हैं, जो कॉस्ट सेंटर से वही यहाँ पे आपको दिखेगा। तो प्राइमरी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, और एक और बचा है जो नाम है राजेश वर्मा, उसको टाइप कर देंगे, उसको भी प्राइमरी में लेंगे। और इस तरह से आप चाहे तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। हम अब 2 ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि 2 ही मेरा बचा हुआ था, इसमें बना लिए। इंटर मार के एक्सेप्ट। अगले स्टेप में एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। जिस भी नेम से आप एक्सपेंसेस को आप पेमेंट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में जो एक्सपेंस आपका हो रहा है, उसका आप लेजर बनाएंगे। उसके लिए आप क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद लेजर पे जाएंगे, और यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। जैसे कि मेरा कैटेगरी सेल्स डिपार्टमेंट था, तो मैंने सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी के नेम से एक लेजर बना लिया, इसी एक्सपेंस के नेम से बना लिया, जिससे हमको याद रहेगा कि मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरी पे किया है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अंडर में सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑन नहीं करना है, सिर्फ कॉस्ट सेंटर्स को ऑन रखना है। ये आपको ऑप्शन ना दिखे तो आपको सिंपली F12 करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स, इसको यस कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए करना है, तो ये ऑप्शन आपको शो होगा। उसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन को यस नहीं करना है, GST को नॉट एप्लीकेबल, और भी ऑप्शन जो भी बचेगा उसको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस को पेमेंट कर देना है। उसके लिए आप वाउचर पे जाना है, और यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर ऑन कर लेना है। F5 प्रेस करना है, पेमेंट वाउचर ऑन हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी ऑन है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का एंट्री पास करना है। आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों में आप कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। हम सिंगल एंट्री मोड का यूज कर रहे हैं। इसके लिए आपको
सिंपली चेंज मोड पे क्लिक करना है, नहीं तो कंट्रोल एच करना है। उसके बाद सिंगल एंट्री मोड को सिलेक्ट करना है और इंटर मारना है। सिंगल एंट्री मोड इजी होता है और बहुत ही आसान होता है, इसलिए इसका यूज बहुत करते हैं हम। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक से, कैश से। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपको क्रिएट करने हैं बैंक का लेजर। उसके लिए आपको कंट्रोल इंटर करना है यहीं पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको क्रिएट करने हैं बैंक का लेजर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स को ऑन नहीं रखना है, इसको नो रखना है और बैंक का डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है, कंट्रोल ए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है जो आप लेजर बनाए थे, यानी एक्सपेंस का जो नेम से बनाए थे लेजर, उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरा सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी था। उसके बाद यहाँ पे सैलरी का अमाउंट टोटल डालना है, मतलब जितने भी आपकी एम्प्लॉय हैं उस डिपार्टमेंट्स में, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में, उनको जोड़ के कितना आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इन सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी कितना बन रहा है। तो मैं यहाँ पे टोटल डाल देता हूँ 30,000, 30,000। इंटर मारेंगे और यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। स्पेस पर दाबना है और यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सेल्स डिपार्टमेंट मेरा है। उसके बाद इस डिपार्टमेंट में जितने भी कॉस्ट सेंटर्स है उनको आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है और 30,000 को उनमें डिवाइड कर देना है कि आपने किसको कितना दिया। स्पेस पर दाबेंगे और मैं एक ही करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। दिनेश शर्मा, इसको मैंने 10,000 दिया। मैनुअली आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है महेश गुप्ता, दूसरा नाम है, इसको भी मैंने 10,000 दिया। तीनों को मैंने 10,000 डिवाइड कर दिया और राजेश वर्मा लास्ट में है, इसको भी 10,000 मैंने डिवाइड किया और टोटल मेरा 30,000 हो गया। इंटर मारेंगे और इसको आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर मारेंगे और यहाँ पे आप बैंक का डिटेल फिल करेंगे, क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक का डिटेल फिल करना होगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक नंबर, तो मैं चेक नंबर 6 डिजिट का डालूंगा। डेट डालूंगा कौन से डेट का चेक है। उसके बाद इंटर, यहाँ पे नरेशन डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ नरेशन टाइप कर दिया, सैलरी पेड टू सेल्स डिपार्टमेंट बाय चेक, मैंने चेक से पेमेंट किया है सेल्स डिपार्टमेंट को सैलरी। इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको अपने एक्सपेंसेस का रिपोर्ट्स देखना चाहिए, क्योंकि आपने जितने भी एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट कर दिया, तो आपको देखना चाहिए कि इस कैटेगरी में कितना एक्सपेंस हुआ है, डिटेल्स उसका देखना चाहिए। उसके लिए आपको सिंपली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी समरी मिल जाएगा सबसे ऊपर, इंटर मारना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का ऊपर नेम यानी कैटेगरी का नेम, उसके अंदर जो कॉस्ट सेंटर्स है यानी जो एम्प्लॉय है उनका नेम शो हो रहा है और यहाँ पे आप उसका अमाउंट्स भी देख पा रहे हैं, कितना खर्चा हुआ है और टोटल कितना खर्चा हुआ है। और भी बहुत से तरीके हैं देखने के, जैसे कॉस्ट सेंटर्स ब्रेकअप देख सकते हैं, मतलब कॉस्ट सेंटर वाइज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटर मारेंगे और यहाँ पे जो भी कॉस्ट सेंटर्स का देखना है उस पर जाके इंटर मारना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10,000 का एक्सपेंसेस हुआ है डेबिट साइड में, जो कि एक्सपेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देखिए आपको दिख जाएगा, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट्स के अंडर में आया था, उसी नेम से मैंने लेजर बनाया था। उसके बाद आपको और भी तरीके हैं देखने का, जैसे लेजर वाइज भी ब्रेकअप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने लेजर का जो नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि किस ग्रुप में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आया था एक्सपेंसेस, तो उसको हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका डिटेल शो होगा आपको। दूसरा तरीका है शॉर्टकट, सिंपली आपको अल्टर के साथ जी प्रेस करना है और यहाँ पे कैटेगरी लिखना है। CAT लिखेंगे तो ही इतना में ही आ जाएगा और उसको आपको एरो का यूज़ करना है और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी समरी है, इसको सिलेक्ट करके इंटर मारना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स फीचर्स का यूज़ करके अपने जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस में उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसको एक्सपेंसेस को डिटेल वाइज देख सकते हैं। अगला हमारा एडवांस अकाउंटिंग फीचर है बिल वाइज डिटेल्स। तो बिल वाइज डिटेल्स टैली प्राइम का एक एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स है, जिसके हेल्प से हम किसी भी कस्टमर और सप्लायर का क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, उसके आउटस्टैंडिंग बिल यानी उसका बकाया बिल का मेंटेनेंस करते हैं। उसके बिल को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं और ट्रैक करने के बाद पता लगा लेते हैं कि किससे हमको कितना और कब लेना है। सबसे ज़्यादा यूजफुल ये फीचर तब होता है जब कोई क्रेडिट परचेज होता है और क्रेडिट सेल होता है, यानी सिंपली फ्रेंड्स इसको उधारी मेंटेनेंस करने के लिए बनाया गया है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 कस्टमर है, चारों कस्टमर का अलग अलग बिल बना है, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का है, किसी का 50, किसी का 60, और सबका डेट अलग अलग है, ड्यू डेट सबका अलग अलग है। किसी ने बोला 20 दिन के अंदर देंगे, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 40 दिन बोला। तो आप सारा का नाम याद नहीं रख सकते और ये भी नहीं याद रख सकते कि कब कौन देगा और कितने समय के अंदर देने वाला है। तो ये सारा जो है टैली आपको बताएगा और उसी के रेंज में आपको अपने पैसे ले लेने हैं।
चाहे आप एसएमएस के थ्रू ले, ईमेल कर दें उनको। तो सारा ये बिल डिटेल को ट्रैक करता है और आपको प्रोवाइड करता है डिटेल्स, और उसके ज़रिए से आप जो है अपने बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी लॉस सहना नहीं पड़ता है। अब चलिए सीखते हैं किस तरह से टैली प्राइम में इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस फीचर्स को आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए गेट वेब टैली पे आना है, F11 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिल वाइज, इसको यस कर देना है। बिल वाइज एंट्री, इसको यस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यह यस रहता है, अगर आपका यस नहीं है तो आप यस कर लें। उसके बाद कंट्रोल है सेव करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी के साथ एंट्री करना है तो आपको जीएसटी भी ऑन रखना पड़ेगा। ये मेरा ऑन है, ये देख सकते हैं। कंट्रोल है और सेव इट। अब हम जितने सारे कस्टमर और सप्लायर है उनमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को ऑन रखेंगे। ऑन करने के लिए आपको अल्टर पे जाना है। अगर आपका ऑलरेडी कस्टमर है तो अल्टर पे जाएंगे। अगर आपने नहीं बनाया अभी तो आप क्रिएट पे जाके लेजर बनाएंगे और उसमें इनेबल करेंगे। तो हम अल्टर पे करके जा रहे हैं, अल्टर लेजर। और ये हमारा जो है ये कस्टमर है, रोहन कस्टमर। इसको देखिए इस तरह से आपको जो है यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी मतलब हर एंट्री के लिए कि आप इसका बिल मेंटेन करना चाहते हैं रोहन कस्टमर का, तो इसको आपको यस रखना है। उसके बाद क्रेडिट पीरियड पूछेगा। ये पीरियड वो होता है जैसे कि कितना दिन के अंदर ये हमको पैसा दे देगा, लगभग रेंज है, कोई डेफिनेटली नहीं है कि ये दे ही देगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप फिल कर दीजिए कि इसके अंदर ये दे देगा। जब आप एंट्री करने जाएंगे सेल का तो उस समय जो है 25 दिन अपने आप आ जाएगा। चाहे तो आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, मतलब जब वाउचर एंट्री करेंगे तो उसमें जो है आपको 25 दिन दिखाएगा। इसके लिए आपको यस रखना है, आपको डिटेल दिखाएगा, तो ये यस आपको रखने हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन ना शो हो इस लेजर स्क्रीन पे तो आपको इस लेजर स्क्रीन पे F12 करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करना है और कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी पे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में, ये कंज्यूमर है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सेव कर लेना है इसी तरह से। उसी तरह से आपको अपने सप्लायर का यहाँ पे यस कर देना है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को। तो मेरा महज एक सप्लायर है और यहाँ पे जो है मैं इसको यस रखूँगा, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बाय बिल को यस रखूँगा। और यहाँ पे मैंने 25 दिन डाल दिया है और इसको भी मैंने यस कर दिया। इसी तरह से ये तीनों ऑप्शन आपको डाल देने हैं। और यहाँ पे ये डीलर जो है रेगुलर है और इसका जीएसटी नंबर ये है, और इस तरह से इसको हम सेव कर लेंगे। अगर आपका कोई नया कस्टमर और सप्लायर आता है तो आपको क्रिएट पे जाना है। ऊपर आप देख सकते हैं ये क्रिएट और इंटर मारना है और यहाँ पे आप उसका नाम डालेंगे और इसी तरह से तीनों ऑप्शन को ऑन करेंगे। अब चलिए सीखते हैं किस तरह से बिल को मेंटेन करेंगे। तो एक एंट्री हमको करना होगा, तो वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे परचेज वाउचर को ऑन करेंगे F9। तो परचेज हम सप्लायर से करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, मतलब वो बिल देगा आपको तो उस पर बिल नंबर होगा, उसको देख कर टाइप करना है। तो मैंने इसको एज ए टाइप कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको A1 टाइप किया बिल नंबर, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को हम जो है इससे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद इसमें से पार्टी पूछ रहा है तो आपको सप्लायर को सिलेक्ट करना है, जो कि मेरा महेश है। उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद परचेज अकाउंट होगा, परचेज लेजर में आइटम आपको डाल लेने हैं, डेल लैपटॉप मेरा है। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी तो मैंने 10 डाल दिया, रेट आपको डाल लेने हैं, तो मैंने 10 टाइप कर दिया। और इसको सिंपली आगे बढ़ के यहाँ पे आपको जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे हम जीएसटी लगाते हैं SGST और यहाँ पे SCGST, क्योंकि लोकल पार्टी है अपने ही स्टेट का है तो C और SGST लगेगा। और सिंपली आपको इंटर मारते हुए यहाँ पे देखिए इसी ऑप्शन को आपको समझने हैं। 4 ऑप्शन है बिल मेंटेन करने के लिए, इसी 4 ऑप्शन से आपका बिल मेंटेनेंस होता है। तो सबसे पहले समझिए न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस बिल का यूज़ तब आपको करना है जब आप एक कोई नया बिल क्रिएट करते हैं, मतलब कोई नया जब बिल बनाते हैं, नया जब एंट्री करते हैं किसी कस्टमर का, सप्लायर का, तो आपको न्यू रेफरेंस यूज करना है। जैसे आप कोई नया परचेज एंट्री कर रहे हैं, नया सेल एंट्री कर रहे हैं, तो आप इसको यूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है अगेंस्ट रेफरेंस। तो इस ऑप्शन का यूज आपको तब करना है जब आपका ऑलरेडी कोई बिल बना हुआ है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपसे खरीद लिया है और बोला कि 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो वो जो है 10 दिन बाद आया पेमेंट करने, तो आपको उसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है, मतलब उसी बिल को क्लियर कर देना है। टैली में वो रिकॉर्ड रहेगा, तो उस रिकॉर्ड को हटाने के लिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे तो वो बिल जो है आपके टैली प्राइम से हट जाएगा और उसका जितना भी पेड अमाउंट था वो पे करने के बाद उसका बिल क्लियर हो जाएगा। तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज पहले बना हुआ बिल के हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए किया जाता है।
और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, सप्लायर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, मतलब पैसा देने के लिए भी और लेने के लिए भी। अगला ऑप्शन है एडवांस। एडवांस ऑप्शन का यूज आप तब करेंगे जब कोई कस्टमर हमको एडवांस में पे करता है किसी गुड्स के लिए, मतलब ऐसा बोले कि देखिए ये गुड्स हमको चाहिए चाहिए, अभी नहीं आपके पास तो मंगवाइए, हम एडवांस में आपको पे कर देते हैं। सर सप्लायर जिसको आप एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इस ऑप्शन का आप यूज करेंगे। इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो टैली प्राइम में ये रिकॉर्ड एज एडवांस के रूप में स्टोर रहेगा। जब देखने जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ने एडवांस हमको दिया है इतना रुपया, तो जो पैसा जब पे करेगा तो वो एडवांस को माइनस करके पे करेगा। अगला ऑप्शन है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज आपको तब करना है जब किसी बिल का क्लैरिटी नहीं रहता है, कंफर्मेशन नहीं रहता है कि किसके बिल के थ्रू जो है पेमेंट हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कस्टमर है, बहुत जो है उधारी हमसे लेता रहता है, तो वो जो है हमको पेमेंट जब करना है अपना उधारी का, तो हमको पता ही नहीं किसका कौन से बिल के लिए पेमेंट कर रहा है, कंफर्म ही नहीं है। मैंने ढूंढा तो जो है मेरे उस समय हमको नहीं मिला, तो उस समय मेरे को जब नहीं मिलेगा तो ऑन अकाउंट में रख के एंट्री कर देंगे, और जब हमको क्लियर हो जाएगा कि इसी बिल के अगेंस्ट में, मतलब इसी के बिल के बदले में उसने पेमेंट किया है, तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करके ऑन अकाउंट से हटा के अगेंस्ट रेफरेंस में उसको डाल देंगे। तो ये जब कंफ्यूजन होता है किसी बिल को लेके तो इसका यूज करते हैं ऑन अकाउंट का। तो चलिए यूज कर लेते हैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस, क्योंकि नया बिल है A1। उसके बाद देखिए बाय डिफॉल्ट हम बताए थे आपको 25 दिन यहाँ पे आ जाएगा, 25 दिन के अंदर ओपी कर देगा। उसके बाद इंटर मारेंगे, अमाउंट रहने देंगे क्रेडिट, उसके बाद सिंपली आपको सेव करना है। अब आपको सेल का एंट्री करना है, मतलब कस्टमर को सेल करना है। इसके लिए इफेक्ट सेल वाउचर, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर, मतलब उसको कौन सा बिल नंबर देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसके लिए B1 और डे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपने कस्टमर को, जो कि रोहन है। उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद सेल अकाउंट, यहाँ पे आइटम डाल देंगे डेल लैपटॉप, 10 था टोटल, 10 यहाँ पे खरीदे थे, तो हम जो है यहाँ पे 10 बेच देते हैं। तो मैंने यहाँ 10 बेच दिया, और 10,000 में खरीदे थे तो 12,000 में हम इसको सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएंगे और GST लगा देंगे, SGST, और साथ में लगा देंगे CGST। तो मैंने लगा दिया। उसके बाद इंटर मारेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको न्यू रेफरेंस लेना है, क्योंकि ये नया कस्टमर का एंट्री है, ये कस्टमर नया वाला है और इसका नया बिल बन रहा है, तो न्यू रेफरेंस ही लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा B1 था, तो B1 हम टाइप कर देंगे, जिससे हमारा याद रहेगा हमको कि इसी बिल के मतलब इसी बिल के थ्रू जो हमने एंट्री पास किया, इस कस्टमर का बिल जरूर डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बिल नंबर जरूर डालना है। जो आपको यहाँ पे नेम दिख रहा है, इसमें ये जो नेम आपको दिख रहा है, ये बिल नंबर डालने के लिए होता है, तो आपको यहाँ पे बिल नंबर जरूर डालना है, यही नेसेसरी है। सेव कर लेंगे। अब चलिए सीखते हैं किस तरह से बिल को ट्रैक करेंगे, मतलब पता कैसे लगाएंगे कि कितना दिन कौन बोला था और कब जो है देने वाला है हमको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आपको जाना है आउटस्टैंडिंग। उसके बाद यहाँ पे रिसीवेबल, पेबल, लेजर, ग्रुप वाइज किसी भी तरह से देख सकते हैं। तो लेजर वाइज करते हैं तो बेटर रहता है। तो यहाँ से आपका नाम आ जाएगा कस्टमर का और सप्लायर का। तो मैं यहाँ पे पहले कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटर मारेंगे। उसके बाद आप पीरियड यहाँ चेंज कर लेंगे अल्टर F2 से, और यहाँ से डेट डाल देंगे, कौन से डेट के बीच आप देखना चाहते हैं कि आपका कस्टमर कितना देने वाला है। तो मैंने 1 अप्रैल से 1 मई ले लिया है, तो यहाँ पे एक कस्टमर शो कर रहा है जिसका मैंने एंट्री किया था। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है आपने 1 मई लिया था, 1 अप्रैल से 1 मई, तो 5 दिन यहाँ पे ओवर ड्यूज दिखा रहा है। ये देखिए बिल नंबर B1 था, जो कि मैंने वहाँ पे टाइप किया था। उसके बाद जो इतना का बिल था उसका डिटेल देखने के लिए अल्टर F1 करना है आपको। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 10 पीसेस में लैपटॉप खरीदा था और 12,000 पर पीस का था, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। लेना कितना था, पेंडिंग अमाउंट में देख सकते हैं यहाँ पे 1,34,400 रुपया इसको डेबिट करना था, मतलब इससे हमको लेना था। 5 दिन ऊपर जा रहा है क्योंकि 25 दिन का यहाँ पे ड्यूज था, और जो है 30 दिन हो गया तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 दिन ओवर ड्यूज में आ रहा है। उसी तरह से जितने भी आपके कस्टमर है आप उनका यहाँ से देख सकते हैं डिटेल, और ट्रैक कर सकते हैं कब कितना लेना था और कितना दिन एक्स्ट्रा जा रहा है। और नेक्स्ट लेजर देखने के लिए, नेक्स्ट नेम देखने के लिए F4 प्रेस करना है, नहीं तो आपको लेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम जो सप्लायर का भी देख लेते हैं। तो इसका भी आपको देख सकते हैं 5 दिन इसका भी एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि इसका भी 25 दिन बाय डिफॉल्ट था। और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं इतने बाद 10,000 का टोटल परचेज था यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे 1,12,000 का इसका बिल बन रहा था क्रेडिट में। पेंडिंग अमाउंट आप देख सकते हैं, और ये आपका बिल नंबर A1 था। तो फ्रेंड्स अगर इसको आपको क्लियर करना है तो उसको देख लेते हैं। उसके लिए मैंने बताया भी अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना है, मतलब किसी बिल को क्लियर करने के लिए आपको अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना होता है। वाउचर पे जाएंगे उसके लिए। उसके बाद मान लीजिए कस्टमर से लेना है, तो जो हमारा कस्टमर था बोला था कि 25 दिन के अंदर देंगे, लेकिन उसने जो है 30 दिन कर दिया, और 1 तारीख को आया, 1 मई को आया, 1 अप्रैल का एंट्री हुआ था और 1 मई को आया।
तो उसी डेट का यहाँ पे अब उस कस्टमर का बिल क्लियर करने के लिए, पैसा रिसीव करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे। उसके लिए आपको F6 प्रेस करना है। उसके बाद ये स्क्रीन ऑन होगा रिसिप्ट वाउचर का। उसके बाद आपको डेट चेंज करना है, कौन से डेट को पेमेंट कर रहा है, तो 1/5 यानी 1 मई को कर रहा है। उसके बाद आपको मोड सेलेक्ट करना है, कैश से पेमेंट कर रहा है, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेते हैं, बैंक के थ्रू कर रहा है। उसके बाद आपको अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है, स्पेस बार और यह रोन कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे। देख सकते हैं आप लिखा है 1,34,400, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 1,34,400। ओके, इंटर मारना है। उसके बाद जो अगेंस्ट डिफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आएगा, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब बिल क्लियर करते हैं तो अगेंस्ट डिफरेंस का ही यूज करते हैं। अगेंस्ट डिफरेंस जितना भी इसका बिल होगा इसके नाम से सारा शो हो जाएगा, तो एक ही बिल है इसके नाम से जो आपकी शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे और इसको आगे बढ़ के एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आपको डिटेल भरना है, बैंक का चेक नंबर भर देते हैं। किससे पेमेंट के बैंक से, तो चेक से किया तो चेक नंबर डालना पड़ेगा आपको, डेट डालना है चेक का। उसके बाद बैंक का नेम डालना स्पेस पर, इसके बाद स्पेसिफाई बैंक नेम, SBI बैंक का नाम लिख दिया मैंने। और नरेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, बैंक B1 बिल क्लियर्ड बाय चेक, और उसको इंटर मार के एक्सेप्ट किया। उसी तरह से आपको सप्लायर को भी पेमेंट करना है, उसका भी बिल क्लियर करना है जिस तरह से कस्टमर ने आपका किया। उसके लिए आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट आ जाएगा। और उसी तरह से आप डेट डालेंगे, कौन सी डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं जो है यहाँ पे डाल लेता हूँ 2/5 को, मैंने 2/5 को पेमेंट किया। 1/5 को मेरे को पेमेंट आया और मैंने 2/5 को उसको पेमेंट किया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैसे पेमेंट मैंने किया, तो मैंने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही किया, बैंक से ही किया। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे सप्लायर का नाम, तो सप्लायर मेरा महेश सप्लायर था। इसका अमाउंट देख सकते हैं, ये है 1,12,000, तो 1,12,000 डाल देंगे यहाँ पे और इंटर मारेंगे और यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना आपका बिल लिखा हुआ है सारा आप पेमेंट कर दे, आप जो आधा कर सकते हैं, कुछ पार्ट कर सकते हैं। तो जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं उतना ही आप यहाँ पे डालेंगे। तो मेरे कंडीशन में हम सारा पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सारा डाला और अगेंस्ट डिफरेंस यूज करेंगे, बिल क्लियर करना है। उसके बाद मेरा बिल यहाँ पे शो होगा, जितना भी बिल होगा आपको शो हो जाएगा उस सप्लायर के नेम से। तो यहाँ पे एक बिल है, तो ये 1 है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इंटर मार के आगे बढ़ेंगे, नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल भरना है बैंक का, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है ना, तो बैंक का डिटेल भरना है, चेक नंबर और चेक का डेट आपको भर देना है। यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिंग बिल A1 क्लियर्ड बाय चेक, तो इंटर मार के एक्सेप्ट करेंगे। अब जब आप आउटस्टैंडिंग बिल देखने जाएंगे अपने कस्टमर और सप्लायर का, तो आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आप जो शॉर्टकट का यूज कीजिए, डायरेक्ट अब जो लंबा मेथड मत अपनाइए, Alt और G कीजिए और यहाँ पे लिखिए आउट सिर्फ लिखना है आपको। उसके बाद जो सबसे पहला आ जाएगा लेजर आउटस्टैंडिंग, इंटर मारिए और यहाँ से अपना कस्टमर और सप्लायर सेलेक्ट कीजिए जिसको आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, देखिए कोई बिल नहीं है, अब इसके नाम से कोई पेंडिंग बिल नहीं है। अब कोई भी डेट डाल के देखिए, कभी नहीं आएगा। 1/6 डालते हैं, देखिए नहीं आएगा, नहीं आ रहा, इसका बिल क्लियर है। उसी तरह से आप दूसरे कस्टमर और सप्लायर का यहाँ पे लेजर देख सकते हैं, उसके लिए F4 प्रेस कीजिए और उसको सिलेक्ट कीजिए। महेश का भी देख लेते हैं, इसका भी बिल क्लियर है, नहीं शो हो रहा है। अगर फ्रेंड्स आपने 50% पेमेंट किया होता तो जो है वहाँ पे आपका बिल शो होता है कि इतना अभी बाकी है। उसके लिए देखिए डबल प्रेस करेंगे और इसमें जो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। से मैंने यहाँ पे सिर्फ 60,000 ही लिख दिया, 60,000 और इंटर मारा अगेंस्ट डिफरेंस और A1 बिल और यहाँ पे मैंने 60,000 टाइप कर दिया इस तरह से और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद पीछे आता। अब हम बिल देखते हैं, उसके लिए Alt G और यहाँ पे लिखेंगे आउट और पहला सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे और महेश सप्लायर, यहाँ पे देखिए उसका बिल आ गया, इतना पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब 1,12,000 में उसने 60,000 पेमेंट किया और यहाँ पे आपको उतना दिखा रहा है। डिटेल देखना है तो Alt F1 कीजिए, आपको नीचे दिख जाएगा पेमेंट इतना इतना इसने किया था, डेबिट किया था और इतना इसका अभी बाकी है। 6 दिन ऊपर जा रहा है क्योंकि 25 दिन बाई डिफॉल्ट है। 2 मई सिलेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी पेमेंट जो है क्लियर कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट यहाँ सेटल कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं बिल का। इसके लिए आपको यहाँ पे सेटल बिल लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो आप यहाँ से Alt B प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मई कौन से डेट को आप जो है पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बैंक या कैश। बैंक सेलेक्ट किया, नरेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, बिल यहाँ पे लिख सकते हैं बिल क्लियर्ड आप लिख सकते हैं और इसको आप सिंपली सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट एंट्री कर रहा है ये 52,000 का और सिंपली आपको कंट्रोल लेकर के सेव करना है। सेव हो गया, बिल क्लियर। अब आप दूसरा ऑप्शन का यूज़ करना भी सीख लीजिए, एडवांस का। उसके लिए आपको वाउचर पे जाना है। यहाँ पे मान लीजिए आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर का, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बैंक, जिस भी मेथड से कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, सप्लायर है महेश,
उसके बाद मान लीजिए मैंने उसको 10,000 का एडवांस में पेमेंट किया, 10,000। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एडवांस, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस में आप दे रहे हैं। एडवांस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप बिल नंबर दे देंगे जिससे आपको याद रहेगा। मैंने S1 दे दिया और उसके बाद जो है अब डिफ़ॉल्ट पीरियड रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसको छोड़ दें। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से चेक नंबर डालना है क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट किया है। सिर्फ उसी तरह से आप एडवांस में आप कस्टमर से ले भी सकते हैं F6 रिसीव करने के लिए। बैंक कस्टमर, यहाँ से आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है। कस्टमर आपका रोहन है और यहाँ पे रोहन से आपको कितना लेना है, तो मान लीजिए 5,000 जो है एडवांस में उसने पेमेंट किया और यहाँ से आप ले लेंगे एडवांस। और ये रहा आपका, यहाँ से भी बिल डाल देंगे। F1 मैंने डाला और इसको सिंपली किया सेव, चेक नंबर डाल देंगे क्योंकि अपने बैंक के थ्रू यहाँ पे रिसीव किया है, तो उसके बाद सेव। अब जहाँ पे आउटस्टैंडिंग देखने चाहेंगे तो अल्टर जी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आउट। उसके बाद लेजर सेलेक्ट करेंगे पहला और इसमें महेश का सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अल्टर F1 करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट एडवांस में हुआ है 10,000 का, देख सकते हैं पेंडिंग अमाउंट 10,000 पड़ा हुआ है। उसके बाद रोहन का भी देख लीजिए अल्टर F1। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अभी 5,000 इसका पड़ा हुआ है। तो जब भी कोई आइटम आप जो है परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो इसी एडवांस को माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको आपको पेमेंट करना है। चलिए वो भी सीख लेते हैं कि एडवांस को नए बिल के साथ कैसे मेंटेनेंस करेंगे। उसके लिए वाउचर पे जाएंगे और एंट्री पास कर लेंगे जैसे आप नॉर्मली करते हैं। उसके बाद इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना अगेंस्ट रेफरेंस यूज करना है, ठीक है, एडवांस को मेंटेन करने के लिए जो उसका माइनस हो जाएगा एडवांस। इसमें इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस का अमाउंट 10,000 आपको शो कर रहा है, देख सकते हैं। इस पे जाके इंटर मारना है आपको, 10,000 ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब बिल देखने जाएंगे तो 1,12,000 जो आपको दिखा रहा है उसमें 10,000 माइनस होके 1,02,000 ही शो करेगा बिल उसका। सेव कर लीजिए और अल्टर जी कीजिए देखने के लिए और यहाँ पे टाइप कीजिए आउट नंबर 1। यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे आपको दिखा जाएगा अल्टर F1 डिटेल देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,02,000 ही सिर्फ दिखा रहा है आपको, हालांकि 1,12,000 का बिल था। जो आपका एडवांस था वो जो है मेंटेन हो गया, इसमें माइनस हो गया। अब आपको अगला ऑप्शन भी यूज करना बता देते हैं ऑन अकाउंट का। उसके लिए वाउचर पे जाएंगे और यहाँ से पेमेंट या रिसीव वाउचर ऑन करेंगे। मान लीजिए मेरा कस्टमर है जो कि हमको पेमेंट कर रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन से बिल के थ्रू पेमेंट कर रहा है, किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है, तो मैं जो कन्फ्यूजन में हूँ। तो उस कन्फ्यूजन में आपको ऑन अकाउंट यूज करना है। उसके लिए यहाँ से आप जो F6 ऑन करेंगे क्योंकि आप कस्टमर से ले रहे हैं, दे रहे होंगे तो पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे बैंक। उसके बाद जो है हमारा रोहन यहाँ पे है कस्टमर, उसी से ले रहे हैं। तो मान लीजिए कन्फ्यूजन में हम जो है उससे 50,000 हमको 5,000 दे दिए मान लीजिए, और यहाँ से जो है कन्फ्यूजन में है कि कौन से बिल के थ्रू जो है कर रहा है पता ना है हमको, ठीक है, कन्फ्यूजन से है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली अमाउंट्स को लेना है और सिंपली आपको बैंक से लिए हैं तो आपको चेक नंबर डाल के सिंपली इसको सेव कर लेना है। अब इसका डिटेल देखना है तो अल्टर जी कीजिए यहीं से और यहाँ पे लिखिए आउट और उसके बाद जो है लेजर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जो है हमारा कस्टमर रोहन, उसके नीचे देख सकते हैं आपको ऑन अकाउंट में आपको दिखेगा 5,000 जो कि बिल क्लियर नहीं है। जैसे ये बिल क्लियर होगा तो ये आपका सेट हो जाएगा। जब होगा कन्फ्यूजन और बिल क्लियर हो जाए तो आप जो ऑन अकाउंट से और अगेंस्ट डिफरेंस का यूज करके क्लियर कर लेंगे। उसके लिए आप यहीं पे आएंगे और यहाँ पे जो है नीचे यहाँ पे एरो का यूज है करेंगे और यहाँ पे डेट पे जाके इंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें आपको एडिट कर देना है, यहाँ पे आना है और इसमें आपको अगेंस्ट का यूज कर लेना है और किसी बिल को ले लेना है जिसके बिल आपका क्लियर करना है, उस बिल को लेना है और सिंपली आपको यहाँ पे सेव करना है। ये जो है यहाँ पे जो DR आपको दिख रहा है इसको आपको CR में कर देना है और इंटर मार के सिंपली एक्सेप्ट करना है, सेव। अब यहाँ से देखिए वो गायब हो गया, उसने जो है यहाँ पे बिल क्लियर हो गया तो यहाँ से वो गायब हो गया। तो ये था ऑल अबाउट आपका मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। अगला जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स है वो है मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी टैली प्राइम का एक एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स है। इसका यूज तब होता है जब आपका बिजनेस एक देश से ना होके अलग अलग देशों से होता है जिसका करेंसी अलग होता है और उस करेंसी का रेट भी अलग होता है। अगर आप किसी ऐसे देश से बिजनेस करते हैं जिसका करेंसी आपके देश की करेंसी जैसा है, मतलब उसका करेंसी और आपका देश का करेंसी एक है, तो आप इस फीचर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब किसी और देश का करेंसी आपके करेंसी से अलग है और उसका रेट भी अलग है। कभी कभी होता है कि करेंसी सेम होता है लेकिन रेट अलग होता है, तो उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे नेपाल में है तो नेपाल में आप देखिएगा तो इंडिया का 63 पैसा वहाँ का 1 रुपये के बराबर है। हालांकि दोनों देशों में करेंसी सेम है लेकिन रेट अलग है, तो उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं इस फीचर्स का। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो अपने होम करेंसी को छोड़ के दूसरे किसी भी करेंसी में हुए बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए इसका यूज किया जाता है।
याद रहे देश अलग होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ का करेंसी और करेंसी का रेट होना ज़रूरी है। अब हम समझ लेते हैं कि इसका यूज़ कितना यूज़फुल है, यानी एडवांटेज ऑफ मल्टी करेंसी। तो देख सकते हैं आप नंबर 1 पे यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड फॉरेन करेंसी, यानी बहुत से आप फॉरेन करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है यू कैन पास ट्रांजेक्शन इन मल्टी करेंसी, यानी आप जो है मल्टी करेंसी में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रख सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मल्टी करेंसी में उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। चौथा एडवांटेज है कि ये जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है फॉरेक्स गेन और लॉस का। फॉरेक्स गेन लॉस क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरा अमेरिका से बिजनेस होता है और वहाँ का करेंसी यूएस डॉलर है। तो मान लीजिए हम उससे बिजनेस करते हैं, तो मैंने उससे टीवी यहाँ से परचेज किया, खरीदा, और उस समय जो है उसका करेंसी रेट 73 रुपये पर डॉलर था, मतलब $1 का 73 रुपीज़ था। और जब हम सेल करने गए, जहाँ पे यूएस डॉलर करेंसी ही यूज होता है, तो जब हम सेल कर रहे थे तो उस समय जो है करेंसी का रेट, यानी यूएस डॉलर करेंसी का रेट 75 रुपीज़ हो चुका था। तो फ्रेंड्स उस समय देखिए रेट बढ़ चुका था 2 रुपया, इसलिए मेरे को फ़ायदा होगा, इसलिए उसको हम फॉरेक्स गेन बोलेंगे। और मान लीजिए जब हम सेल कर रहे थे तो उस समय करेंसी का रेट कम हो गया, एक घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उस समय 70 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 73 से 70 हो गया, तो यहाँ पे हमको लॉस हुआ है, इसलिए हम इसको फॉरेक्स लॉस बोलते हैं। तो इसी का कैलकुलेशन टैली ऑटोमेटिक करता है कि आपका फॉरेक्स गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अब हम विभिन्न प्रकार के करेंसी को बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्रिएट पे जाके इंटर मारेंगे, उसके बाद करेंसी पे जाएंगे, इंटर मारेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू पे जाएंगे, इंटर मारेंगे। यहाँ पे उस करेंसी का डिटेल्स भरना है जिस करेंसी में आपका बिजनेस डील करता है। तो मान लीजिए कि मेरा बिजनेस जो है यूरो में डील करता है, जहाँ मेरा बिजनेस होता है वो जर्मनी है, तो जर्मनी में यूरो चलता है। तो हम यूरो का डिटेल भरेंगे, ये यूरो का सिंबल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंबल भरना है, करेंसी का सिंबल क्या है, कैसा दिखता है वो। उसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है गूगल सर्च। गूगल पे जाना है, आपको लिखना है करेंसी सिंबल, यहाँ पे आ जाएगा बहुत से करेंसी का सिंबल, इधर देख सकते हैं। ये रहा आपका यूरो, इसको लेना है Ctrl+C से कॉपी, उसके बाद आपको जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है Ctrl+V। दूसरा तरीका है सर्च। यहाँ पे आपको विंडो का बटन प्रेस करना है, नहीं तो विंडो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च में क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर मैप। तो ये आ जाएगा कैरेक्टर मैप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के करेंसी और इमेज जो है चीज मिलते हैं आपको। तो आप जिस करेंसी को बनाना चाहते हैं उसको यहाँ से आप ढूंढ लेंगे। ये रहा यूरो, आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी करेंगे, उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे आके Ctrl+V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है फिर से कैरेक्टर मैप में कोड को डालना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा कोड, नीचे अल्ट्रासाउंड 0128 लिखा है, इसी कोड को आपको टाइप करना है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे अल्टर प्रेस किए हुए रहना है, छोड़ना नहीं है, उसके बाद 0128 टाइप करना है, ये कोड आ जाएगा। याद रहे जो आप नंबर टाइप कर रहे हैं वो न्यूमरिक की का ही होना चाहिए, जो कि राइट साइड में होता है। नम लोग के सारे जो नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, उसी को आपको टाइप करना है, इधर का काम नहीं करेगा। उसके बाद सिंपली आपको इंटर मारना है और यहाँ पे फॉर्मल नेम लिखना है, मतलब इस साइन को क्या बोलते हैं, पूरा नाम बताइए। तो इसको यूरो बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन फिल करना है ISO करेंसी कोड। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे ISO करेंसी कोड। तो यहाँ पे अलग अलग करेंसी के ISO कोड यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, ये रहा आपका इधर कोड। और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं ISO के बारे में क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशंस। ISO एक टाइप का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग करेंसी के लिए कोड प्रोवाइड करता है, जिससे उसका पहचान होता है। तो सिंपली आपको इस कोड को कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है Ctrl+C, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे Ctrl+V, पेस्ट करेंगे, इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का डिजिट टाइप करना है। बाय डिफॉल्ट 2 टाइप रहता है, ये क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.00 है, तो आप वहाँ पे 2 टाइप करेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक आपको दिखेगा, यानी ये 0 होगा तो 0 दिखेगा, अगर कुछ और अंक होगा तो यहाँ पे वो भी दिखेगा। तो यहाँ पे 2 अंक आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में ये लिखा है 2 रुपया 80 पैसा, तो यहाँ पे पैसा दिखेगा, जो दशमलव के बाद अंक दिखेगा ये पैसा फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये बताता है आपको, अगर आप 3 करते हैं तो यहाँ पे 3 अंक कर देगा। मान लीजिए कुछ नहीं है तो 0 अपने से सेट कर देगा, 3 कर देगा। तो ये आपको यहाँ पे सेट करना है। तो हम 2 ही रहने देते हैं, 2 ही रहता है, काफ़ी परफेक्ट होता है 2 ही, तो इसी को रहने देते हैं। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पे शो अमाउंट्स इन मिलियंस, यानी यहाँ पे जो अमाउंट्स आपका आएगा यूरो में उसको आप मिलियन में शो करना चाहते हैं तो इसको यस रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं
20 लाख यूरो मान लीजिए कमाया आपने, तो आप जो है 20 लाख नहीं दिखाना चाहते अपने रिपोर्ट्स में, तो आप जो है 2 मिलियन यूरो दिखा सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यहाँ पे 20 लाख में 2 मिलियन हो जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे होता है तो आप इसको यस रख सकते हैं, तो हम इसको अभी नो रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा अगला सफिक्स सिंबल टू अमाउंट्स। सफिक्स मतलब बाद में होता है, मतलब पूछ रहा है कि जो आप अमाउंट्स नंबर में लिखेंगे उसके बाद आप सिंबल दिखाना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है यूरो का साइन, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने 200 लिखा, तो यहाँ पे बाद में आप यूरो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये सिंबल नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको नो रखेंगे। अगर दिखाना चाहते हैं इस यूरो साइन को तो आप यस रखेंगे। तो हम इसको नो रखेंगे क्योंकि ये पहले होता है, ये सिंबल जो है आप यूरो हो गया, डॉलर हो गया, ये सब पहले सिंबल होता है, उसके बाद अमाउंट्स होता है, यानी नंबर बाद में होता है और सिंबल पहले होता है। तो ये जो आपको साइन मिलेगा आपको यूरो का, ये जो है पहले मिलने वाला है, जैसे कि इस तरह से मिलेगा आपको, कुछ इस तरह से। तो इसको आपको नो रखना है यहाँ पे, तो हम नो रखेंगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन पूछ रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल, मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बीच जगह छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये जो साइन है और ये जो नंबर्स है इसके बीच आप जगह छोड़ना चाहते हैं इस तरह से, तो आप इसको यस रखेंगे, अदरवाइज इसको आप भी नो रखेंगे। तो हम जो जगह नहीं छोड़ना चाहते इसको हम नो ही रखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन पूछेगा वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट्स आफ्टर डेसिमल, यानी ये पूछ रहा है आपसे कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा, जैसे आपने 2 लिखा है तो 2 जो नंबर आएगा उसको आप क्या बोलिएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 25.25 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 को आप क्या बोलिएगा, ये पूछ रहा है आपसे 2.5 को आप क्या बोलिएगा। इसको तो आप 25 यूरो बोल दीजिएगा। तो बताइए अब इसको क्या बोलिएगा। तो इसको जो है ये बोल रहा है क्या बोलेंगे, जैसे कि इंडियन रुपीज़ में क्या होता है, पैसा होता है, मतलब अगर जो है इसको हम पढ़ेंगे रीड करेंगे तो हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको 25 रुपया 25 पैसा। तो उस तरह से यूरो में अगर पढ़ना होगा तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ है तो 25 यूरो पढ़ेंगे इसको। उसके बाद जो दशमलव के बाद जो दिख रहा अंक इसको हम सेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको सेंट्स बोला जाता है जो बाद में दिखता है। तो हम भी यहाँ पे सेंट्स टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्स, इंटर मारेंगे। यानी ये बोल रहा है कि जब आप शब्दों में यहाँ पे अमाउंट्स को लिखेंगे तो वो जो उसमें डेसिमल प्लेसेस कितना हो चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 200 यूरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 सेंट्स। तो ये जो है दशमलव के बाद 2 अंक आपको दिख रहा है, तो जब आप इसको शब्दों में लिखेंगे तो इस तरह से कुछ लिखेंगे आप 200 यूरो 20 सेंट्स, इस तरह से लिखेंगे। यानी हम जब शब्द में भी लिखेंगे तो हम जो है 2 डिजिट को ही मानेंगे दशमलव के बाद, यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ही रहने देना है, बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, आपको रहने देना है, इंटर मारना है और एक्सेप्ट करना है। इस तरह से आपका बिजनेस जिस भी यहाँ पे करेंसी में डील करता है उसको आप इस तरह से आप क्रिएट कर। अब आपको टेली प्राइम में उस करेंसी का रेट सेट करना है जिस करेंसी को आपने क्रिएट किया है, यानी अभी उसका आईएनआर में रेट क्या चल रहा है। अगर आईएनआर में उसको कन्वर्ट करें तो सिंपली मान लीजिए हम यूरो बनाया तो यूरो रेट इंडिया, यहाँ पे ऐसे लिखना आपको। यहाँ पे अगर डॉलर होगा तो आप डॉलर यहाँ पे टाइप करेंगे और रेट इंडिया लिखेंगे, सर्च मारेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रेट मिल जाएगा। तो इसको आपको सिंपली Ctrl+C कॉपी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट पे, उसके बाद जाएंगे आप यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, देखिए कब से अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने टेली प्राइम में इस रेट को। तो मान लीजिए हम 1/4/2021 को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने ये डेट डाल दिया। उसके बाद इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेट डालना है, जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इंटर मारेंगे। यहाँ पे आपको यूरो का सेलिंग रेट डालना है, मतलब जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं विदेश में तो उस समय यूरो का रेट क्या है यहाँ पे आप टाइप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये चेंज होता रहता है, तो आपको भी चेंज करते रहना है यहाँ पे आके। तो फिलहाल मेरा यही चल रहा है, तो मैं कंट्रोल भी करता हूँ और इसी को डालता हूँ। उसके बाद बाइंग रेट, यानी जब आप माल खरीदते हैं विदेश से तो उस समय यूरो का रेट क्या चल रहा था वो आपको यहाँ पे डालना है। याद रहे आपका ट्रांजेक्शन यूरो में होना चाहिए, तभी यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कंट्रोल भी, तो मेरा बाइंग रेट भी यही चल रहा था, जब खरीदे तो यही था, सेल किए तो यही था। स्टैंडर्ड यानी जो अभी फिलहाल में चल रहा है वो यही है। इंटर मारेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से जितने भी आप करेंसी क्रिएट किए होंगे उनका आप रेट यहाँ पे डाल देंगे, स्टैंडर्ड, सेलिंग और बाइंग। उसके बाद आप विदेशी सप्लायर और कस्टमर का लेजर बनाएंगे जिससे आप माल खरीदेंगे और बेचेंगे। तो उसके लिए आप जाएंगे क्रिएट पे और उसके बाद आप लेजर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप उसका नाम टाइप करेंगे। मैंने दोनों का लेजर ऑलरेडी बना के रखा है, अल्टर पे जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे लेजर पे। उसके बाद देखिए रॉबर्ट है मेरा सप्लायर है, इसका मैंने यहाँ पे लेजर बना के रखा है। यहाँ पे उसका नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिंडिकेटर, क्योंकि सप्लायर सिंडिकेटर में आता है। मेंटेन बैलेंस को यस रखेंगे क्योंकि इसका हम बिल मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद कंट्री पे जाएंगे और कंट्री सेलेक्ट करेंगे कौन से कंट्री का है, तो ये जर्मनी का है हमारा सप्लायर। उसके बाद इसका बैंक डिटेल भरना चाहे, जिससे माल खरीदने के बाद इसको हम पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके लिए यस करेंगे और इसका डिटेल फिल करेंगे।
कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो मैंने ई फंड ट्रांसफ़र लिया, उसके बाद इसका डिटेल फिल किया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एक्सेट्रा, कंट्रोल है। उसके बाद आपको इधर जीएसटी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये विदेशी है, इसमें देश में जीएसटी अप्लाई होता है कि नहीं होता है ये हम नहीं जानते हैं। पता भी होता तो हम फिल नहीं करते क्योंकि उसका कंट्री है, उसका रूल चलता है। उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद दूसरा एक लेजर्स है जो हमारा कस्टमर का है, ये रहा जॉन, जिसका नाम है जॉन, वो भी विदेशी है। उसके बाद यहाँ पे इसको टाइप करेंगे और संडे डेटर में लेंगे क्योंकि ये जो है कस्टमर है, कस्टमर डेटर के अंदर में रख के बनाया जाता है। इसका भी मेंटेन बैलेंस को यस रखेंगे क्योंकि इसका भी बिल मेंटेन करना चाहते हैं कितना उधारी बाकी है। उसके बाद कंट्री पे आएंगे, ये फ्रांस का है हमारा कस्टमर तो फ्रांस सेलेक्ट कर लेंगे कंट्री। उसके बाद जो बिहार आपको दिख रहा है ना, इसको आप नोट एप्लीकेबल कर दो, नोट एप्लीकेबल फ्रांस। उसके बाद जो है आप यहाँ पे चाहो तो इसका भी बैंक डिटेल भर सकते हो, वाई प्रेस करना, इंटर मारना है और डिटेल फिल कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह से आपने सप्लायर का फिल किया, कस्टमर का जिससे आप पैसा लेंगे, कैसे आप लेंगे उसके लिए ये डिटेल फिल करना है, कंट्रोल है। उसके बाद फिर से इंटर मारते हुए एक्सेप्ट। अब हम विदेशी करेंसी में परचेज और सेल का एंट्री पास करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे परचेज और सेल्स का। विदेश से जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं चाहे बेचते हैं तो उसका परचेज और सेल का लेजर कुछ इस तरह से बनाते हैं, हमने ऑलरेडी बना के रखा है। अल्टर पे जाएंगे, उसके बाद लेजर पे जाएंगे। पहले आपको जो है इंपोर्ट टैक्सेबल का बनाना है, इंपोर्ट परचेज टैक्सेबल कुछ इस तरह से आपको बनाना है। तो परचेज अकाउंट में इसको रखना है आपको। फ्रेंड्स याद रहे आपको टैक्सेबल आपका होगा गुड्स तो एनजीएसटी उस पर अप्लाई होगा तो टैक्सेबल आपको लेना है। इसके लिए अलग वीडियोस बन चुका है, इसमें मैं ज़्यादा बोल के टाइम आपका बर्बाद नहीं करूँगा। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, उसके बाद यस रखना है इसको। उसके बाद यहाँ पे गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालना है। इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इंपोर्ट टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, परसेंटेज ऑफ गुड्स डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल है। उस तरह से आपको एक्सपोर्ट का बनना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे सेल टैक्सेबल, क्योंकि आप जब सेल करेंगे तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा क्योंकि आप विदेश में बेच रहे हैं, अपने देश में नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा, इसको इन्वेंट्री को यस रखना है, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल इसको यस। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एचएसएन और यहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, गुड्स अगर टैक्सेबल है तो उस पर जीएसटी अप्लाई है तो। उसके बाद जो यहाँ पे परसेंटेज डालना है गुड्स का, जो भी जीएसटी रेट है। उसके बाद गुड्स लेते हुए कंट्रोल है। और जो आप आइटम बनाएंगे उस पर भी जीएसटी आपका एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके लिए देखिए दिखाते हैं, अल्टर पे जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। उसके बाद स्टॉक आइटम, उसके बाद डेल लैपटॉप, यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी एप्लीकेबल है और यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है जिस तरह से आप डालते हैं टैक्सेबल लेते हुए। ओके, कंट्रोल है। अब हम एंट्री पास करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए वाउचर पे जाएंगे, परचेज वाउचर। तो वाउचर पे आने के बाद आपको परचेज वाउचर रन करना है जिसका शॉर्ट कोड F9 है। तो हम आ गए परचेज वाउचर पे। डेट डालेंगे, कौन से डेट को परचेज कर रहे हैं, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो आपको बिल देगा उस पर बिल नंबर होगा उसको देखना है, टाइप करना है, डेट डालना है। उसके बाद जो है पार्टी अकाउंट नेम डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टी कौन सा हमका सप्लायर था तो रॉबर्ट था, उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। उसके बाद इंपोर्ट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम है डेल लैपटॉप। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, तो मेरा 10 है, टोटल 10 परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रेट डालना है, तो कितना रेट पड़ा है एक आपका डेल लैपटॉप का। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 100, तो हम जो है 100 यहाँ पे टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यूरो में यहाँ पे टाइप करना है क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो आपको जो यूरो में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 100 टाइप कर दिए, 100 यूरो लगा एक डेल लैपटॉप का। तो यूरो का साइन डालने के लिए आपको गूगल पे जाना है और इसके यहाँ पे जो सिंबल है उसको कंट्रोल C करके कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नहीं तो आपको कोड टाइप करना है, जिसे कोड बताया था मैंने, अल्टर के साथ 0128, इंटर मारेंगे, आ जाएगा कोड, यहाँ पे आ गया आपका। अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट वहाँ से कर सकते हैं, करेक्टर मैप से या गूगल से। उसके बाद इंटर मारेंगे तो ये आप जो आपने रेट ऑफ एक्सचेंज में डाला था रेट, वो आपको यहाँ पे शो करेगा और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाएगा आपको कि कितना आपका पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तब टोटल पड़ रहा है 8,842 रुपया पड़ रहा है एक लैपटॉप का, और जो है 100 यूरो यहाँ पे पड़ रहा है एक डेल लैपटॉप का अगर यूरो में देखा जाए तो। उसके बाद जो है इंटर मारेंगे और यहाँ पे जो है टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता ये है कि जब हम कोई गुड्स विदेश से इंपोर्ट्स करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट लेता है, तो उसको यहाँ पे आपको डालना है। तो मान लीजिए मेरा जो है यहाँ पे 2580 लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो के आया यहाँ पे 88,420, टोटल आपका 10 लैपटॉप का लग जाएगा। यहाँ पे यूरो में कन्वर्ट हो गया इंडियन रुपीज़ में, तब आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे टोटल जोड़ दिया, यानी 88,420 को ऐड कर दिया मैंने 2580 को। तो दोनों ऐड करने के बाद आपको टोटल 90,000 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 90,000 टाइप करना है, इसी 90,000 पे आपको IGST गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। क्योंकि कस्टम ड्यूटी और आपका जो रियल वाला गुड्स का वैल्यू होता है उसको दोनों को जोड़ने के बाद आपको IGST देना पड़ता है। तो 90,000 मैंने टाइप किया, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो सिंपली आपको इधर GST को यस रख देना है और यहाँ पे आपको बिल का यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है, बिल ऑफ एंट्री नंबर, डेट कौन सा था आपका 1 अप्रैल का हमारा जो डेट था,
इंपोर्ट करने का। उसके बाद जो है यहाँ पे पोर्ट कोड यानी बंदरगाह का कोड डालेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली दिया रहता है, आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। तो मैंने सेलेक्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया। अब आपको सेल का एंट्री पास करना था, उसके लिए आप F8 प्रेस करेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन से डेट को आप सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को, विदेश में जो आपका व्यक्ति है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है। तो मान लीजिए मैंने रेफरेंस नंबर ऐसे टाइप कर दिया, जो उसको मैं दूंगा एज ए बिल नंबर। उसके बाद जो डेट यहाँ पे डालेंगे, कौन से डेट को सेल कर रहे हैं। तो मैंने जिस डेट को परचेज किया उसी डेट को सेल कर दिया। फ्रांस में मैंने सेल कर दिया और जर्मनी से खरीदा था। उसके बाद मैंने जो कस्टमर था, जॉन कस्टमर, उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद कंट्रोल है, यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल टैक्सेबल जो लेजर बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे। डेल लैपटॉप था, टोटल हमारा 10 था, तो 10 मैंने बेच दिया। उसके बाद जो रेट डालेंगे, तो रेट मेरा 120 100 यूरो का मैंने खरीदा था, 120 यूरो का मैं बेच रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे कोड टाइप करेंगे, अल्टर 0128, आगे कोड इंटर मारेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इंटर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे जीएसटी पे। जीएसटी को यस रखेंगे और यहाँ पे शिपिंग का बिल नंबर डाल देंगे। उसके बाद डेट डालेंगे। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे मैंने जीएसटी में अलग वीडियो बना के रखा है, आप जो है प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट कोड में डालेंगे फ्रेंड्स, कोई भी पोर्ट कोड अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जो है कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब चाहे तो अपना जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, जो देखना चाहे देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे और इस तरह से आपको दिखाएगा, देख सकते हैं आप। इस तरह से टेलीग्राम में मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखते हैं। अगला जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग फीचर है वो है बैंक रिकंसिलिएशन, जिसको शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं। बीआरएस क्या होता है, टेलीग्राम में बीआरएस को यूज क्यों होता है और बीआरएस का टेलीग्राम में यूज कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन बैलेंस मैचिंग का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। और ये बैलेंस मैचिंग जो है किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बैंक लेजर से किसी बैंक के ट्रांजेक्शन से होता है। जैसे एग्जांपल से बता रहे हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप अपना एक कंपनी ओन किए हैं, ये आपका कंपनी है और आपने एक जो है बैंक में अकाउंट खोल रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसी से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे पैसा निकालना होता है, डालना होता है, किसी को भेजना होता है या किसी से लेना होता है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए उसका रिकॉर्ड जो है अपने कंपनी में किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आप करते हैं, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है। तो टैली प्राइम में उसका आप रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी पैसा का आप ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बैंक से। जिस तरह से आप अपना रिकॉर्ड अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रखते हैं, उसी तरह से जो है बैंक अपने जो है कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड रखता है। तो उसके पास भी आपका बैंक का रिकॉर्ड है और आपके पास भी अपने बैंक का रिकॉर्ड है। तो बैंक रिकंसिलिएशन का यूज तब पड़ जाता है जब बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो आपके कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बैंक लेजर में जो आपका बैलेंस दिखा रहा है उससे डिफरेंट है, मतलब अलग है। मान लीजिए कि इस बैंक में आपका जो यहाँ पे 60,000 शो कर रहा है और जो आपका कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो बैंक लेजर है उसमें जो आपका यहाँ पे 50,000 शो कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आया। तो डिफरेंस क्यों आया, उसको मिटाने के लिए जो है बैंक रिकंसिलिएशन का यूज किया जाता है, जिससे आपका डिफरेंस मिट जाता है, फ्यूचर में फ्रॉड नहीं होता है। और भी बहुत सारी गलतियां हैं जिससे आप जो है बच सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल तब होता है जब एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा किसी बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है तो इसका ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो महीने के एंड में आपको जो है बैंक स्टेटमेंट बैंक जो प्रोवाइड किया जाता है, अगर चाहे तो आप ले सकते हैं। लेकर जो है आपको अपने आना है और टैली में जो है मैच कर लेना है कि कौन सा एंट्री बैंक ने किया है और कौन सा एंट्री मैंने किया है। अगर दोनों का एंट्री मैच कर रहा है तो सही है, मैच नहीं कर रहा है तो आपको वो एंट्री पास करने होंगे अपने टैली में और मैच करके सारे एंट्री क्लियर कर लेना होगा। इससे आपको फ्यूचर में किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं होगा और कोई भी अकाउंटिंग एरर्स भी नहीं आएगा ऐसा आपके करने से। देखिए यहाँ पे कारण क्या है बैंक रिकंसिलिएशन का, क्यों आखिर जरूरत पड़ा इसका। तो फ्रेंड्स होता ये है कि देखिए जो बैलेंस के डिफरेंस के कारण ही ऐसा होता है। तो बैलेंस का डिफरेंस आता ही क्यों है, इसको देखिए। पहला कारण यहाँ पे कि चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रिएटेड बाय द बैंक। जैसे कि बैंक में आपने चेक दे दिया और चेक देने के बाद जो है बैंक वाले ने क्या किया, उसका एंट्री जो है पास नहीं किया। आपने एंट्री पास कर लिया कि अपने टैली में कि मैंने जो है चेक जो है वहाँ पे लगा दिया है, लेकिन बैंक वालों में टाइम लगता है 2-3 दिन का, तो उसमें जो है देरी कर दिया। तो आपका जो टैली का बैंक अकाउंट का लेजर है उसका बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन आप जो है बैंक का बैलेंस देखने जाइएगा रियल वाला, तो उसका जो है बैलेंस बढ़ा नहीं होगा क्योंकि बैंक वाले ने वो एंट्री पास नहीं किया, वो जो है ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं किया। इसके कारण डिफरेंस आता है। और दूसरा कारण है कि चेक इशूड बाय द नोट और प्रेजेंटेड बाय द पेमेंट्स। जैसे कि आपने किसी को चेक दिया तो वो जो है चेक लेके गया, लेकिन वो जो इंस्टेंट बैंक में नहीं गया, 4 दिन बाद बैंक में गया, उसको क्लियर करवाया। तो 4 दिन बाद जो है बैंक बैलेंस आपका कम होगा, लेकिन आपने जो है जिस दिन चेक को दिया था उस दिन एंट्री पास कर लिया था। तो जिस दिन आपने एंट्री पास किया था उस दिन आप चेक करेंगे, बैंक बैलेंस तो आपका कम नहीं होगा, 4 दिन बाद कम होगा। तो फिर डिफरेंस आता है, डेट डिफरेंस आता है।
अब जो है 4 दिन के कारण पैसा का डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से बहुत से कारण हैं। डिसऑनर्ड भी हो सकता है कि जो आपने चेक दिया है वो डिसऑनर्ड हो गया जिसको आपने दिया है, लेकिन आपने एंट्री पास कर लिया अपने टैली में, लेकिन वो डिसऑनर्ड होने के कारण उसका जो है बैंक बैलेंस में पैसा नहीं गया है, तो इसके कारण भी होता है। तो बहुत से रीजन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी फ्रेंड्स बहुत से कारण होते हैं जो जिसके कारण जो है बैलेंस में डिफरेंस आता है। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है उसको किस तरह से मिटाया जाए, जिस तरह से क्लियर किया जाए कि इन फ्यूचर कुछ रॉन्ग ना हो, कुछ फ्रॉड ना हो, कुछ अकाउंटिंग एरर ना हो। इसके लिए आपको क्या करने हैं, अपने बैंक में जाना है और बैंक वाले से बोलना है कि मेरे को जो है आप बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट देगा, उसको सॉफ्ट कॉपी देगा, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी करवा सकते हैं प्रिंट आउट। उसको लेके आना है आपको। इस तरह से कुछ आपका दिखेगा, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। तो वो लोग जो है इस टाइप से कुछ एंट्री पास करते हैं। तो ये एंट्री जो है आपको मैच कर लेने हैं कि आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो आपने एंट्री पास किया है उसके मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब जितना बैंक में एंट्री है क्या आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी उतना एंट्री है और उतना बैलेंस शो कर रहा है जितना इसमें शो कर रहा है। अगर शो कर रहा है तो आपको सिंपली डेट डाल के डिफरेंस हटा देना है। अगर शो नहीं कर रहा है तो उस एंट्री को पास करना है जिस एंट्री के वजह से जो है ये डिफरेंस आ रहा है। मतलब जो एंट्री आपने पास नहीं किया है और बैंक वाले ने पास किया है, चाहे चलिए इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने टैली को यहाँ पे ऑन किया। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका लेजर होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट का कोई लेजर नहीं है तो फ्रेंड्स आप इस तरह से उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं SBI, ये रहा मेरा बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आप डिटेल फिल कर लेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। जब जब आप भी पेमेंट करेंगे या पैसा कहीं से लेंगे या डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे तो आपको एंट्री पास करना है अपने बैंक को लेके। जिस बैंक के आप थ्रू करेंगे तो बैंक का आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। इसको मैचिंग कर लेते हैं। 3 एंट्री हम इसमें से करेंगे, उस तरह से आप सारे कर लेंगे। 3 समझने के लिए काफ़ी है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस है, एक आपका कॉन्ट्रा का है, इसमें कैश का, उसमें रोहन ट्रेडर्स का है पेमेंट का। इसमें दोनों को पास कर, तीनों को पास कर लेते हैं। तो एंट्री पास करने के लिए वाउचर पे जाएंगे तो पहला एंट्री देखेंगे। तो पहला ऑफिस एक्सपेंस का है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट ऑन करेंगे, शॉर्टकट F5, आगे पेमेंट वाउचर। यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड किसी में पास कर सकते हैं। तो इसमें से लेंगे किस तरह से आप जो है पेमेंट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे, बैंक हमारा यही है। उसके बाद जो है यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे, वो है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस का। उसके लिए Alt+C करेंगे और यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद जो है इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर रखेंगे क्योंकि ये एक टाइप का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद सिंपली आप इसको सेव कर लेंगे। सेव सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे। कितना अमाउंट था, तो अमाउंट हमारा टोटल था यहाँ पे 1200। तो 1200 टाइप कर लेंगे, 1200 इंटर मारेंगे। इंटर मारेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स याद रहे आपको डेट जरूर डालने हैं, कौन सा डेट को आप जो है एंट्री पास कर रहे हैं। बैंक कौन से डेट को कर रहा है एंट्री वो बैंक जानता है, लेकिन आप जो एंट्री डेट को पास कर रहे हैं वही डेट आप यहाँ पे डालेंगे। ये सारा एंट्री आपका ऑलरेडी होगा। जब आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा तो आपको सिर्फ मैच करना है। हमारे पास ऑलरेडी नहीं है इसलिए हम जो एंट्री इसका पास कर रहे हैं। अगर आपका ऑलरेडी है तो आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन आपको करने हैं। इसको सिंपली आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, बैंक का चेक नंबर जो है भर देना है और डेट डालना है, कौन सा डेट का चेक है। उसके बाद आपको नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ के इंटर मार के एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एंट्री पास करेंगे। अगला हमारा एंट्री जो है कैश का, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में 8000 है, डिपॉजिट हुआ है तो इसका कर लेते हैं एंट्री पास। इसके लिए F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो कैश डिपॉजिट हुआ तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट तो कैश अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैश अमाउंट डालेंगे, अमाउंट था हमारा 8000 तो 8000 यहाँ पे टाइप कर देंगे, 8000। उसके बाद इंटर मारेंगे और इसको आगे बढ़ के यहाँ पे बैंक का, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेशन यहाँ पे डालेंगे। कौन सा आपका जो है नोट है, तो हम जो है यहाँ पे 2000 का नोट डाल देते हैं। जो कि मेरे पास 4 है तो 8000 हो जाएगा, टोटल 8000 हो गया। इंटर मारेंगे और यहाँ पे बैंक का नेम डालेंगे। तो बैंक का नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्पेस पर दबाएंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक पे जाके SBI इंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इंटर मार के एक्सेप्ट। उसी तरह से अगला एंट्री हम पास कर लेंगे। अगला एंट्री जो है हमारा रोहन ट्रेडर्स का है, इसका भी पेमेंट का ही है और इसका पेमेंट जो है 7903 का हुआ है। तो पेमेंट वाउचर ऑन करेंगे, इसका शॉर्टकट है F5, पेमेंट वाउचर आ गया। और यहाँ पे ले लेंगे कैसे मैंने पेमेंट किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। उसके बाद जो है यहाँ पे रोहन का लेजर बना लेंगे, नहीं बना है रोहन, ये जो है हमारा रोहन है। और ये जो है सिंडिकेटर में आएगा क्योंकि ये जो है इसी से माल खरीदे हैं, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं सिंडिकेटर।
उसके बाद जो है मेंटेन सब रख सकते हैं, अदरवाइज नो रख सकते हैं आप। कंट्रोल है, मैं ये सब आपको नहीं सिखा रहा, सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलिएशन सिखा रहा हूँ। अमाउंट था 7,903, तो 7,903 डालेंगे और इसको इंटर मारेंगे। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस है तो न्यू, नहीं तो किसी बिल के अगेंस्ट है तो किसी बिल के अगेंस्ट आप ले सकते हैं। हमारे अकाउंट ले रहे हैं, इंटर मारेंगे और यहाँ पे जो है इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे और बैंक का डिटेल भरेंगे, चेक नंबर भर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट डेट, मतलब कौन से डेट को हुआ ये एंट्री, ये जो चेक आप दिए थे कौन से डेट को दिए थे और चेक पे कौन सा डेट लिखा है वो या डेट आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने डाल दिया 1/4/2021, मैंने 1/4/2021 सब में डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है और आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं जो है इसको ऐसे आपको एजुकेशनल मोड से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको याद रहे, जिस दिन आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी दिन आप एंट्री पास करेंगे उसी डेट का। हम सारा 1 अप्रैल 2021 का ही लेके पास कर रहे हैं। उसके बाद इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन करेंगे अब टैली में। तो ये एंट्री आपका ऑलरेडी पास होगा, नहीं पास होगा तो आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है बैंक में और वहाँ से जो है आपको बैंक स्टेटमेंट लेके आना है। लेके आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे ऊपर। आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा, ये आपका बैंकिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे जाके इंटर मारना है। उसके बाद आपको जाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो सबसे नीचे है, ये रहा बैंक का रिकॉन्सिलिएशन, इंटर मारना है और यहाँ से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, इंटर मारना है। और यहाँ पे आपका जितना भी इस बैंक से रिलेटेड एंट्री हुआ होगा वो सारा आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर शो नहीं हो रहा होगा तो आपको यहाँ से पीरियड चेंज कर लेना है, अल्टर साथ F2 और यहाँ से पीरियड चेंज करना है। उस पीरियड में आपने एंट्री किया होगा, जिस पीरियड में आपने एंट्री किया था उसी पीरियड को आपको डालना है यहाँ से। तो मैंने सारा 1 अप्रैल को ही किया तो मैंने 1 अप्रैल ही ले लिया, 2 से लेकर फ्रॉम जो भी है सब मैंने वही डाल दिया और यहाँ सारा एंट्री मेरा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, तो बैंक स्टेटमेंट को देखना है और उसमें जो डेट लिखा हुआ है, जो एंट्री आपने पास किया है वही एंट्री बैंक ने भी पास किया होगा, लेकिन उसका डेट अलग होगा। अगर सेम है तो आपको सेम डालना है, अलग है तो आपका अलग डालना है। मतलब उसी एंट्री का जो है डेट, कौन सा डेट लिखा है बैंक, वो डेट आपको डालना है। मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस का आपने 1 अप्रैल 2021 को एंट्री पास किया, लेकिन उसने जो है वही एंट्री पास किया 2 अप्रैल 2021 को, तो वो जो है आपको 2 अप्रैल ही यहाँ पे डालने हैं। जो लिखा है बैंक स्टेटमेंट वैसे ही आपको टाइप करते रहना है। तो हम जो है 1 अप्रैल ही लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ये एजुकेशनल वर्जन है, दूसरा डेट नहीं लेगा। और इसका भी 1/4, सबका 1/4 ले लेंगे। उस तरह से बैंक स्टेटमेंट में जो लिखा होगा वही आपको टाइप करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे देखोगे सब इक्वल हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। नीचे बैलेंस एज पर बैंक, बैंक में जितना बैलेंस है, और बैलेंस एज पर जो कंपनी बुक्स, कंपनी बुक्स में इतना बैलेंस है, तो मैच करना चाहिए आपका। एंट्री जो डेट डालने के बाद जो है सारा मैच कर जाता है। उसके बाद आपको इंटर मार के इसको एक्सेप्ट करना। अब जब इंटर मारेंगे तो ये यहाँ से कैब हो जाएगा, क्योंकि ये रिकॉन्साइल हो चुका है। अगर आपको रिकॉन्साइल हुआ दोबारा से वो एंट्री देखना है तो आपको सिंपली यहाँ से इस बेसिस ऑफ वैल्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इंक्लूड रिकॉन्साइल्ड ट्रांजेक्शन को इंटर मारना है और कंट्रोल ए करना है, तो आ जाएगा आपका दोबारा से वही। फ्रेंड्स यहाँ पर रिकॉन्साइल करते हुए भी जो है एंट्री पास कर सकते हैं। जैसे कि होता है कि कोई कोई बैंक ने एंट्री किया होता है और हमने एंट्री नहीं किया होता है, तो उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके लिए अल्टर चेक करना है आपको, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री पास कर लेंगे और डायरेक्ट यहीं पे आप आ जाएंगे। तो ये था आपका ऑल अबाउट बैंक रिकॉन्सिलिएशन। अगला हमारा एडवांस अकाउंटिंग फीचर है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब ब्याज की गणना। इंटरेस्ट एक टाइप का चार्जेबल मनी होता है जो कि किसी लेट पेमेंट पे लगता है, नहीं तो आप कहीं से लोन लिए हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। अभी इंटरेस्ट का रेट डिपेंड करता है कि जो आपको लोन दे रहा है वो किस कंडीशन के आधार पे दे रहा है, मतलब कितना % आपसे लेगा। और जो आप लेट पेमेंट करते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने किसी से पैसा लिया और बोला कि जो है हम 10 दिन के अंदर आपको दे देंगे, और 10 दिन से ऊपर होता है तो मेरे ऊपर जो है 10% लगाइए, मतलब जो पैसा दिया उसका 10% और ले लीजिएगा। तो जो है उस कंडीशन में आपको 10% और देने होंगे, और जो आप 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। इंटरेस्ट दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब जितना परसेंटेज बोल दिया गया वही फ्लैट चलता रहेगा। मान लीजिए कि एग्जांपल से कि सुरेश कोई सप्लायर है, उससे आपने 44,000 का यहाँ पे माल खरीदा और बोला कि 10% इंटरेस्ट के आधार पे जो है उससे आप माल खरीद रहे हो, मतलब लेट करोगे पेमेंट तो आप जो है 10% इंटरेस्ट और दोगे प्लस में, तो हर महीने आप दोगे, ऐसा आपने बोला। तो मान लीजिए कि आपने 1 महीना से ऊपर आपका हो गया तो आपको जो है 10% और देना पड़ेगा, मतलब 44,000 का। यहाँ पे आपको 10% निकाल लेना है जो कि 4,400 होगा। तो 44,000 में आपको 4,400 ऐड कर देने हैं और उतना आपको अगले महीने आपको देने हैं।
फिर आप अगला महीना और लेट करते हो तो उसी 44,000 पे फिर 10% निकलेगा और फिर ऐड होगा, और इस तरह से ऐड होगा आपका। यानी एक फिक्स अमाउंट रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा, उसी पे बार बार इंटरेस्ट अप्लाई होता रहेगा। मतलब एक बार जिस जिस बिल से बना है, जो अमाउंट से बना है, उसी अमाउंट्स पे बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी 44,000 पे ही सिर्फ हर महीने कैलकुलेट होता रहेगा। जितना लेट पेमेंट आप करेंगे हर महीने 44,000 पे आपको 10% देने हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में होता ये है कि आपको फर्स्ट महीने मतलब पहले मंथ में तो आपको सेम कंडीशन चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट जैसा बिहेव करता है। मतलब 40,000 का आपने अगर माल खरीदा है तो आपको जो है उसने बोला कि 10% इंटरेस्ट लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए से। तो अगले महीने जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आप 10% निकालेंगे 44,400 का, जो कि आप यहाँ पे 4,400 देख सकते हैं। लेकिन जब एक महीना और आप लेट कर देंगे तो अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है तो वो क्या करेगा, 4,400 को 44,000 में जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद 10% निकालेगा आप, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करेगा और निकालने के बाद जो अमाउंट होगा वो उसका इंटरेस्ट होगा। अगर तीसरा महीना आपने लेट किया तो क्या करेगा, जो अमाउंट आया था पहले वाला उस इंटरेस्ट को फिर रियल वाला अमाउंट्स में जोड़ देगा। जैसे कि मान लीजिए उसका हो गया था 4,400 में, उसने 44,000 में ऐड कर दिया तो टोटल उसका 48,000 यहाँ पे 400 हो गया। अब इसका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे आपको दिखाएगा, यानी टोटल उसका जो है पिछले महीने का जो अमाउंट होगा ऐड करने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल के आपके ऊपर अप्लाई करेगा अमाउंट्स। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 महीना में उसका इतना अमाउंट्स हो जाएगा, यानी 14,564 हो जाएगा। और इसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में 13,200 कितना डिफरेंस आ रहा है, 14,564 और ये रहा 13,200। तो कंपाउंड इंटरेस्ट महंगा पड़ता है। अब हम सीखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे टेलीग्राम में। इसके लिए आपको F11, उसके बाद इंटरेस्ट को ऑन करना है, ये रहा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस। उसके बाद ये भी ऑप्शन आपको ऑन करने हैं, ये रहा बिल वाइज एंट्री, इसको ये आपको यस कर लेने, कंट्रोल है। साथ में जीएसटी भी जरूर आपको ऑन कर लेने हैं, जीएसटी आपका ऑन होना चाहिए, मेरा ऑन है। अब आपका जो भी कस्टमर है और सप्लायर है उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन करना है। उसके लिए आप जाइएगा अल्टर पे, अगर नहीं है तो आप नया बना लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी है तो हम अल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, रोहन हमारा कस्टमर, इसी में ऑन करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है ये आपको यस रखना चाहिए, ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखना है। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको इसको यस करना है। अगर आप इस कस्टमर के ऊपर लगाना चाहते हैं इंटरेस्ट तो आप जो है इसको ऑन रखेंगे, नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आप नो रखेंगे। अगर ये ऑप्शन आपको इस लेजर स्क्रीन पे शो नहीं हो तो F12, और लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर फॉर लेजर बैलेंस के लिए यस और कंट्रोल है। अब यहाँ पे शो होगा यस करने के साथ इंटर। उसके बाद जो यहाँ पे आप जो एडवांस मोड ऑन कर सकते हैं, इसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे और इसको यस कर लेंगे, नो होगा तो आपका यूज एडवांस पैरामीटर, यस। उसके बाद देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस करना है, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं रोहन के लिए, यस। उसके बाद पूछेगा ओवरराइड पैरामीटर इच ट्रांजेक्शन, मतलब जब एंट्री करेंगे तो उस समय जो आप परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे 10% 12%, कि आप उस समय चेंज करना चाहते हैं, मतलब बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं एंट्री करते समय। नहीं करना चाहते हैं नो, तो हम नहीं करना चाहते, जो यहाँ पे सेट हो गया सेट हो गया। अब पूछेगा यहाँ पे कि इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब जो से डेट को आप एंट्री कर रहे हैं उसको भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ऐड करना चाहते हैं, मतलब उसको भी दिन में काउंट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे, हम नो कर रहे हैं। अगला 10% यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट डाल रहे हैं हम 10%। उसके बाद जो आप पूछेगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथली करेंगे 30 दिन के अनुसार करेंगे, 365 दिन, ईयरली बेसिस तो हम जो है मंथली बेसिस कर रहे हैं। आपका जैसा भी हो आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे। हम कैलेंडर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करें, कैलेंडर मंथ से होता है कि जो है महीने कैसे भी लगे, 29 को लगे तो 29 के अनुसार कैलकुलेट होगा, 30 का लगे तो 30 के अनुसार कैलकुलेट होगा। और आप जो 30 दिन लेते हैं तो 30 दिन ही सिर्फ देखेगा, 29 को लगेगा तो फिर भी 30 दिन देखेगा वो, और जो 30 को लगेगा तो 30 दिन ही देखेगा। तो नेक्स्ट महीना क्यों ना चला जाए, तो आपको कैलेंडर मंथ लेना चाहिए। यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आएगा, नहीं तो ऑल बैलेंस आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है तो आपको डेबिट बैलेंस, अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो क्रेडिट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे। तो हम डेबिट बैलेंस, क्योंकि कस्टमर है तो इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पूछिएगा एप्लीकेबिलिटी कब से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑलवेज और पोस्ट ड्यू डेट। तो आप जो है ऑलवेज सेलेक्ट करेंगे तो जिस दिन से आपने एंट्री किया उसके अगले दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट ड्यू डेट करेंगे तो पूछेगा कि कितना दिन बाद हम जो है कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, तो हम ऑलवेज ले रहे हैं। देखिए पोस्ट ड्यू डेट करते हैं तो पूछ रहा है कितना दिन बाद भाई, तो 5 दिन करेंगे तो 5 दिन बाद से कैलकुलेट करेगा। आप यहाँ से ऑलवेज लेंगे तो अगले दिन से हो जाएगा कैलकुलेट। उसके बाद कैलकुलेशन फॉर्म पूछ रहा है, मतलब कब से आप करना चाहते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब उसी दिन से जिस दिन से एप्लीकेबल, यानी जिस दिन से आप जो है इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, जिस दिन से आपने एंट्री किया उसके अगले दिन से, तो आपको ऊपर और लेना है। नहीं तो दूसरा आपको ये तब यूज करना है जब आप जो है
कोई इनवॉइस बना है, बिल बना है, उसी बिल के आधार पर, जैसे बिल में लिखा है कि 10 दिन बाद, उस मेंटेन बैलेंस बाई बिल ऑप्शन पढ़ा चुके हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि कितना क्रेडिट पीरियड होता है, तो उसके अनुसार कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके अनुसार लेंगे। तो उसमें अगर 10 दिन के अंदर दिया होगा, 10 दिन के बाद कैलकुलेट करेगा, तो इसके अनुसार होगा। अगला है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है, डेट इफेक्टिव होता है, मतलब मान लीजिए जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस दिन से आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे कि कोई लेट से डिले हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आज जो है एंट्री किया, लेकिन आज जो है एंट्री करने के साथ ही गुड्स नहीं पहुंचा उसके यहाँ, तो वो बोलेगा कि अगले दिन से ही आप कैलकुलेट कीजिए, 2 दिन बाद कीजिए, इफेक्टिव डेट हो गया, मतलब वो एक इफेक्टिव डेट हुआ कि उसी दिन से कैलकुलेट होना चाहिए। तो आप इसको ले सकते हैं, वहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो वहाँ से आपको इफेक्टिव डेट डालने का ऑप्शन आएगा कि बताइए कब से इंटरेस्ट लगा है। तो हम जो है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लेते हैं, मतलब अगले दिन से। उसके बाद राउंडिंग चाहते हैं, मतलब आप जो है चाहते हैं कि दशमलव में अगर मनी आए तो वो जो है राउंड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि कुछ इस तरह से आपका अमाउंट्स आएगा, इस तरह से देखिए 222 रुपये 42 पैसा इस तरह से आएगा, तो 42 राउंड हो जाएगा, मतलब 42 नहीं दिखेगा, सिर्फ 222 आपको दिखेगा। तो अगर आपको राउंडिंग करवाने हैं तो आप करवा सकते हैं इसमें। तो हम नॉर्मल लेते हैं, मतलब बस ज़्यादा नहीं करवाए, नॉर्मल 1 ले लेते हैं, 1 रुपया के अंदर में ही राउंडिंग कर दे। उसके बाद इंटर मारिए और इसको सिंपली आपको सेव कर लेना है। कंज्यूमर है, जीएसटी में मैंने कंज्यूमर इसको सिलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन टाइप सेव। उसी तरह से जो आपका सप्लायर होगा उसको भी आपको उसी तरह से इसमें जाना है और यहाँ पे यस करना है और इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना है, यस उसी तरह से फिल करना है जिस तरह से मैंने अभी किया 10%। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर मंथ, या मैंने कैलेंडर मंथ लिया यहाँ से, और उसके बाद जो है ऑलवेज बैलेंस सेलेक्ट किया। यहाँ से देखिए आप डेबिट ले सकते हैं, हम क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि हम इसको इंटरेस्ट देंगे। और ऑलवेज उसके बाद यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया डेट ऑफ इनवॉइस नंबर के अनुसार, ठीक है, मतलब जब इनवॉइस बनेगा तभी के अनुसार, जितना दिन छूट दिया उतना दिन के बाद ही कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मैंने राउंडिंग नॉर्मल 1 सेव और इसको रेगुलर लेते हुए सेव। अब हम एंट्री करेंगे, वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद हम जो है यहाँ से F9 कर लेते हैं, क्योंकि जो सप्लायर है उससे खरीदेंगे तभी हम इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे बिल नंबर जो भी है आप डाल सकते हैं, A1 हम डालते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, मैं सप्लायर कंट्रोल है। उसके बाद परचेज, उसके बाद डेल लैपटॉप, उसके बाद 10 जितना आप खरीद रहे हैं, रेट हम डाल देंगे 10,000 इंटर। और यहाँ पे जीएसटी अप्लाई कर देंगे, जीएसटी है CGST और SGST सेव। और उसके बाद जो है आप नरेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस लेंगे। A1 बिल है 25 दिन, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए 25 दिन। तो टैली क्या करेगा, 25 दिन से बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इनवॉइस के अनुसार यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मैं सप्लायर का आपने देखा था वहाँ पे, मैंने वो जो है एप्लीकेबिलिटी नहीं सिलेक्ट किया था, सेव। और उसके बाद जो है सिंपली आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको सेल का एंट्री करना है। कस्टमर के लिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देंगे, मान लीजिए इसके हम C1 डाल देते हैं कस्टमर। और डेट हमारा याद रहे फ्रेंड्स, अप्रैल में हो रहा है एंट्री जो भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, रोन कस्टमर कंट्रोल है। उसके बाद जो सेल अकाउंट, डील लैपटॉप, उसके बाद 10 कर दे, 10 भेज देते हैं, 12,000 में भेज देते हैं, 12,000 सॉरी 12 रुपया नहीं इंटरेस्ट। और यहाँ पर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टैक्स CGST, SGST हो गया और CGST सेव। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, उस दिन से काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जिस दिन एंट्री हुआ, 1 अप्रैल को एंट्री हुआ तो 2 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैंने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी वहाँ पे सिलेक्ट किया था, आपने देखा था। और यहाँ पे आ जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब इंटरेस्ट, अब फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट देखना चाहिए, तो रिपोर्ट देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ किसी कस्टमर और सप्लायर के लिए। उसके लिए आपको सिंपली यहीं से शॉर्टकट Alt G प्रेस करना है, उसके बाद इंटरेस्ट लिखना है, यह जगह सबसे ऊपर लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटर मारेंगे और यहाँ से अपना कस्टमर या सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। हम पहले कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, कौन से डेट को देखना चाहते हैं हम। 1 अप्रैल को एंट्री किए हैं और मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मंथली यहाँ पे लिया था, कैलेंडर मंथली के लिए, तो यहाँ से अल्टर F2, तो 1 महीना बाद देखेंगे 1 लेके 5 तक, ठीक है। मई हम डालिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मई का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आप मई में इतना इंटरेस्ट बनेगा इसका 1 महीने का, 30 दिन का। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं 2 अप्रैल से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है और 1 मई तक टोटल कैलकुलेट हुआ 30 दिन का। यहाँ पे 10% यहाँ पे 13,440 आपको दिख रहा है, जो कि कैलकुलेट हुआ 1,34,400 पे कैलकुलेट हुआ है। तो जैसे ही आप और पीरियड चेंज करेंगे अल्टर F2, तो मान लीजिए 1/4 से लेके हम 1/6 लेते हैं, तो यहाँ से 1/6 लेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 61 दिन आपको शो कर रहा है 2 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। तो इधर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिखता है, इधर आपको पेंडिंग अमाउंट दिखता है और इसी के ऊपर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हम यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेते हैं और 1 महीना का ही इंटरेस्ट जो है हम देख लेते हैं और उसी को हम जो है
रिसीव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये रहा कस्टमर का। आप सप्लायर का देखना है तो सिंपली आपको लेजर चेंज करना है। इसके लिए F4 बटन प्रेस कीजिए, नहीं तो लेजर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कीजिए जो कि महेश सप्लायर है। उसके बाद यहाँ पे अभी अल्टर F1 डिटेल देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कैलकुलेशन इसका 27 अप्रैल से हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है ये आपका ये इनवॉइस रेफरेंस के अनुसार हुआ है, क्योंकि इसने 25 दिन का मैंने छूट दिया था इसमें। तो उसने 1 अप्रैल को जब एंट्री हुआ था तो उसमें 25 दिन ऐड किया, तो ये जो 2 अप्रैल से कैलकुलेट होता, लेकिन ये जो है 25 दिन ऐड किया, 26 से होगा लेकिन 27 से हुआ। तो ये 27 से कैलकुलेशन हुआ, 27 से लेके 1 मई तक 5 दिन टोटल 10% अप्लाई, 1,867 टोटल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा इंटरेस्ट का अमाउंट और कैलकुलेट हुआ 1,12,000 पे। तो ये आपको 1 महीने का, 1 महीने का नहीं, ये 5 दिन का शो कर रहा है इसमें। इस तरह से अपने सप्लायर और कस्टमर का इंटरेस्ट आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट रिसीव करना। तो फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा आपको बिल के अमाउंट में, कस्टमर या सप्लायर के। इसके लिए वाउचर पे जाना है। उसके बाद आपको डेबिट नोट वाउचर ऑन करना है। अल्टर F5 शॉर्टकट होता है। आ गया डेबिट नोट। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मोड को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए चेंज मोड पे क्लिक करें, नहीं तो Ctrl+H। उसके बाद नीचे आपको यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाना, इंटर मारना है। और ये पूछेगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो अमाउंट्स आएगा। तो आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसके अमाउंट्स पे तो यस रखना है इसको, अदरवाइज नो। तो हम इसको नो रख रहे हैं। सिंपल ही पहले देख लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड देखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने कस्टमर को जो कि रोहन है। उससे पहले फ्रेंड्स आपको डेट चेंज करने हैं। 1 महीने बाद अब इंटरेस्ट लेंगे। तो 1 अप्रैल को अपनी एंट्री किया था, हम 1 मई को इंटरेस्ट ले रहे हैं जो कि 1 महीना बाद है। इंटर मारेंगे और रोहन कस्टमर था। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 1 महीने का जो कि 13,400 आपको दिख रहा है, जो कि वहाँ पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मैंने आपको दिखाया था। सिर्फ वो देखने के लिए बनाया गया है। लिया यहाँ से जाता है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फाइनली लिए नहीं है, ऐड कर सकते हैं बिल में। तो इंटर मारिए, इंटर मारिए, उसके बाद कंट्रोल है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से इंटर मारिए और यहाँ से न्यू रेफरेंस। और फ्रेंड्स आप अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जो है जो अगला महीना जब इंटरेस्ट आप लेने जाएंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगेगा। तो आप जो है अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप न्यू रेफरेंस लेंगे। अगर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेंस्ट लेंगे यहाँ पे। तो हम जो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। उसके बाद बिल नंबर डाल लेंगे अपने अनुसार, मान लीजिए S1। और उसके बाद जो यहाँ पे इंटर मारते हुए इसको आपको एक लेजर बनाना है इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। इसको आपको इनडायरेक्ट इनकम में रख के बनाना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट हम ले रहे हैं तो ये इनकम है हमारे लिए। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको दिखे उसको नो कर देना है, Ctrl+A। इस तरह से आपका आ जाएगा और सिंपली इसको आपको सेव करना है। याद रहे फ्रेंड्स, डेबिट नोट इंटरेस्ट लेने के लिए यानी इंटरेस्ट को ऐड करने के लिए कस्टमर से, और जो है क्रेडिट नोट सप्लायर के लिए बनाया गया है, मतलब इंटरेस्ट देने के लिए। इसको सेव कर लेते हैं, सेव। अब हम जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखने जाएंगे उसके लिए आप ऑलजी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे, INTE लिखेंगे तो उतना में आ जाएगा। और लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटर। उसके बाद रोहन, उसके बाद डेट F2। 1/4 से लेके 1/5 के बीच आप देखेंगे तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि 1/5 के बीच का जो इंटरेस्ट बन रहा था उसको आपने ऐड कर लिया, ले लिया है। अब डेट चेंज करके 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देखिए इंटर मारिएगा तो ये 2 मई से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 1 मई तक आपने इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव कर लिया है, उसको ऐड कर दिया है लेके। तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं ये जो है 13,440 ही दिखा रहा है। 10% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जैसा बिहेव कर रहा है, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन दिखा रहा है। इस तरह से जो है हर मंथ आप जो है इंटरेस्ट लेते चले जाएंगे। ये जो है 13,440 जो है इस तरह से इंटरेस्ट आपका बनता जाएगा हर मंथ, सिंपल इंटरेस्ट के आधार पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वाउचर पे जाएंगे। उसके बाद आपको डेबिट नोट ऑन करने हैं, लेने के लिए इंटरेस्ट डेबिट नोट, देने के लिए क्रेडिट नोट। अल्टर F5 आ गया डेबिट नोट। उसके बाद आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है, Ctrl+H। उसके बाद आपको यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद इसको यस करना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद इंटर। उसके बाद कस्टमर लेंगे, उससे पहले डेट चेंज कर लेंगे। तो हम जो है मई तक का इंटरेस्ट ले लिए हैं, अब जून का लेते हैं। 1/6 से लेके डाल दिए तक। तो ये जो इंटरेस्ट 2 मई से कैलकुलेशन स्टार्ट किया और 1 जून तक जो इंटरेस्ट जितना ही बनेगा वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो रोहन के लिए इंटर मारेंगे और अमाउंट देखा जाएगा 13,440, जो कि सिंपल जैसा बिहेव कर रहा है। अगले महीने से कंपाउंड खुद करने लगेगा, ठीक है। तो ये इसको आपको सिंपली लेके इंटर मारना है और इंटर मारना है, Ctrl+A। उसके बाद जो इंटरेस्ट रिसीव, उसके बाद यहाँ से आपको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना है। अब जब आप रिपोर्ट देखने जाएंगे तो देखिए क्या होता है, ऑल्ट जी कर रहे हैं। उसके बाद हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट, ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाएगा आपको कि रोहन के लिए यहाँ पे आपको डेट चेंज करना है, जुलाई ले लेना है क्योंकि जून तक का इंटरेस्ट हमने ले लिया है। जुलाई तक देखते हैं कंपाउंड काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक देखिए ये काम कर रहा है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है 1,47,840 पे हो रहा है, क्योंकि पहले 1,34,000 पे हो रहा था, 1,34,400 पे कैलकुलेट हो रहा था 10% जो कि 13,440 आ रहा था। अब जो हो रहा है इस पे 1,47,840 पे हो रहा है क्योंकि इसमें 13,440 ऐड हो गया है और जुड़ गया है। और इस पे जो इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट यहाँ पे हुआ है 14,784 रुपया हुआ है जुलाई मंथ में। ठीक है, तो ये कंपाउंड जैसा बिहेव करने लगा ऐड करने के साथ। अब इसको आपको लेना है, ये कंपाउंड जैसा हो गया, कंपाउंड अमाउंट है। ठीक है, तो इसको आपको रिसीव करना है, तो आपको वाउचर पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे डेबिट नोट के लिए अल्टर F5 और उसके बाद आपको कंट्रोल H करना है, यूज फॉर अकाउंटिंग इंटरेस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद इसको यस, उसके बाद आपको उसके बाद जो है यहाँ पे आपको करना है डेट चेंज करना है, F2 कीजिए, जुलाई के ले रहे हैं एक साथ तो हम एक साथ डाल देंगे रोहन कस्टमर। उसके बाद देखिए 14,784 आ गया डेबिट साइड में, ले लेंगे इसको, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इस तरह से फ्रेंड्स ये ऐड हो गया। यहाँ पे करंट बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं, दिखा रहा है आपको एक 47,000 जो रुपया था उसमें अब जो 14,784 ऐड हो गया और टोटल हो गया 1,76,064 रुपया कुछ दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो इसको आपको सिंपली सेव कर लेना है। तो ये जो है ऐड हुआ है, फाइनली आप रिसीव नहीं किए हैं। तो जिस तरह से डेबिट नोट का यूज किया उसी तरह से आपको क्रेडिट नोट का यूज करना है इंटरेस्ट देने के लिए, सप्लायर को आप देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम फाइनली अब जो है ले लेते हैं इंटरेस्ट पूरा ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको पहले देख लीजिए कि कितना टोटल अब अमाउंट हुआ इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के जुलाई तक। उसके लिए आप ऑल्ट जी कीजिए, उसके बाद लिखिए इसमें आउट, आउट लिखने के बाद लेजर आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, उसको जाइए इंटर मारिए, उसके बाद रोहन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल आपको मिलेगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पे टोटल आपको इसका अमाउंट दिख जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये आपका 1,62,624 दो बार अपने यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में किया था तो उसका ऐड दिखा रहा है, और ये जो सिंगल आपने किया था स्टार्टिंग में सिंपल इंटरेस्ट का तो वही आपको दिखा रहा है। टोटल जोड़ के नीचे आपको दिख जाएगा 1,76,064 रुपये आपको दिख रहा है। ये टोटल आपका अमाउंट है, इसे रिसीव कर लेना है। तो रिसीव करने के लिए सिंपली आपको जाना है रिसीव वाउचर पे, यहाँ पे भी प्रेस कीजिए वाउचर के लिए और यहाँ पे F6 आ गया रिसीव वाउचर। मोड ले लेंगे, बैंक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम कि रोहन था, रोहन कस्टमर, और जिस भी डेट को आप ले रहे हैं हम 1 जुलाई को ही ले रहे हैं तो उसको ही डाल देंगे। और अमाउंट सबको दिख रहा है यहाँ पे, उसको ले लेंगे 1,76,064 ले लेंगे। तो ये 76,064, ठीक है, ये जो अमाउंट सबको दिख रहा है टाइप कर दें। उसके बाद आपको इंटर मारना है। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना है आपको और दोनों बिल को एक एक करके ले लेना है। ठीक है, पहले बिल को हम ले लेते हैं, इससे इतना एडजस्ट हो गया। दूसरा बिल फिर अगेंस्ट डिफरेंस 13,440, इससे ये एडजस्ट हो गया। और इसको इंटर मारते हुए बैंक से लिया है तो बैंक का डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जैसे चेक नंबर और उसके बाद डेट डालना है चेक का, उसके बाद बैंक का नेम, उसके लिए स्पेसिफाई बैंक नेम, उसके बाद SBI, उसके बाद इंटर और सेव। अब आप पार्टी का बिल देखने जाएंगे तो आपको नहीं दिखाएगा, इसके लिए अल्ट जी कीजिए। उसके बाद आप जाइए यहाँ पे लिखिए आउट, आउट लिखेंगे तो आ जाएगा लेजर आउटस्टैंडिंग, इंटर मारिए। उसके बाद रोहन, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका बिल क्लियर है, पूरा क्लियर है। कोई भी डेट डाल के देखिए नहीं दिखाएगा आपको, 1 जुलाई 1 अगस्त जो भी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि पूरा अपने इंटरेस्ट के साथ सारा उसका बिल क्लियर कर लिया है। जिस तरह से मैंने कस्टमर के लिए किया उसी तरह से आपको सप्लायर के लिए करने हैं। बस आपको ये इतना याद रखना, सप्लायर के लिए यहाँ पे क्रेडिट नोट यूज होगा, मतलब इंटरेस्ट उसको देना है तो, और जो है उसमें पेमेंट वाउचर यूज होगा क्योंकि उसको पे करना है। तो इसी तरह से करेंगे, सेम प्रोसीजर है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका ऑल अबाउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। थैंक्स। इस वीडियो का अगला और आखिरी एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स है बजट मैनेजमेंट। बजट मैनेजमेंट टैली प्राइम का एक एडवांस अकाउंटिंग टूल्स है जिसके सहायता से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में होने वाले खर्चे को मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो लॉस को सहना ना पड़े। बजट मैनेजमेंट से फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में हमको कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, जिससे हमें शॉक नहीं होना पड़े कि बाद में कभी इतना हो गया। ठीक है, आपको एक एवरेज आइडिया मिल जाता है कि इसके रेंज में खर्चा होगा, इस तरह से हमको इंतजाम कर लेना चाहिए। नहीं तो होता है कि आप बजट नहीं बनाते हैं तो होता ये है कि खर्चा होता चला जाता है और लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो पता चलता है कि इतना खर्चा हो गया जो कि एक लिमिट से ज़्यादा चला गया और लॉस भी आपको सहना पड़ सकता है। ये बजट कोई भी पर्सनली अपने लिए बना सकता है, कंपनी के लिए बना सकता है, देश के लिए बना सकता है। तो ये जो है अलग अलग कंडीशन पे बजट अप्लाई होता है, उसके अनुसार ये बनता है। जिस तरह से सीतारमण ने बजट को अनाउंस किया था 1 फरवरी 2021 को, तो इसमें जो है कंट्री के लिए था
इस बजट में पूरा तरह से क्लियर है कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया जाएगा, जिससे जो है देश का विकास और डेवलपमेंट हो। तो आप अपनी कंपनी के लिए अलग अलग बजट बना सकते हैं। बजट बहुत से टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैरिज बजट, मैरिज के लिए भी पर्सनली बजट आप बना सकते हैं। कंपनी बजट बना सकते हैं, कंपनी का एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए फेस्टिवल बजट बना सकते हैं। लेकिन आप जो है टेली प्लान जो है मेनली कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं, तो आप जो है इसी पे फोकस करेंगे। इसी को हम लोग सीखेंगे, कंपनी एक्सपेंस बजट। टेली प्लान में इसको किस तरह से प्रैक्टिकली करते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कंपनी एक्सपेंस बजट बनाने वाले हैं और हमारा एक्सपेंस जो है कंपनी में होता है रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, इंटरनेट का, वाटर का। तो इसी का हम बजट बनाएंगे, कितना खर्चा हो सकता है मेरा, जिससे हमको आइडिया मिल जाए कि इतना खर्चा में ही हमको चल लेना है, जिससे हमको इन फ्यूचर हमको लॉस ना सहना पड़े। तो आपको बजट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बजट नहीं दिखेगा तो आपको जो है यहाँ पे शो मोर पे जाना है, इंटर मारना है। उसके बाद आपको बजट दिखेगा तो बजट पे जाके इंटर मारना है। यहाँ पे आ गया बजट क्रिएशन का स्क्रीन। नेम पूछेगा किस नाम से ये बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया कंपनी एक्सपेंस बजट। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इंटर मारेंगे और अंडर में प्राइमरी ले लेंगे, मतलब ये प्राइमरी के अंडर में रख रहे हैं इसको। आप चाहे तो बजट के अंदर बजट बना रहे हैं तो आप जो अंडर में उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके अंडर में ए बजट आप बना रहे हैं, तो हम इसको प्राइमरी ही रहते हैं। उसके बाद पीरियड पूछेगा कब से लेके कब के लिए, जैसे कि अब जो सीतारमण ने जो अनाउंस किया था ये तो फाइनेंशियल ईयर के लिए हो गया। जैसे कि 1 फरवरी के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो बजट चलेगा, मतलब 1/4 से स्टार्ट होते हुए वो जो है आपका 31 मार्च 2022 तक चलेगा। उस तरह से जो आप डाल सकते हैं 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 4 दिन के लिए, जितना भी दिन के लिए, चाहे जितना भी पीरियड के लिए आप बना रहे हैं उसको आप डालेंगे। तो हम 1 साल के लिए डाल देते हैं, 1/4 से लेके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 31/3, ठीक है 2022। 1 साल के लिए मैं बना रहा हूँ इसको, तो ऐसे ही डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, कौन से ग्रुप्स के लिए बना रहे हैं, जैसे कि बहुत से 28 ग्रुप होते हैं, उनके लिए आप बना सकते हैं। मेनली जो है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है, कॉस्ट सेंटर्स के लिए भी बनाए जाते हैं। तो हम आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल लेके बता रहे हैं। आप जो अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। इसको यस करेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो ग्रुप का नाम सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए स्पेस का। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, मतलब 2 तरीका से बजट क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑन क्लोजिंग बैलेंस के अनुसार और नेट ट्रांजिशन के अनुसार। ऑन क्लोजिंग में होगा ये कि आपका क्लियर जितना भी आपने एक्सपेंस किया है उस पीरियड के दौरान आपको टोटल यहाँ पे आपको दिखाएगा, और कितना आपने बजट किया वो टोटल आपको दिखाएगा। लेकिन ऑन नेट ट्रांजिशन में होता है कि तोड़ तोड़ के दिखाएगा, जैसे कि आप जो है मतलब इस महीना में कितना आपने खर्चा किया, इस महीना में कितना खर्चा किया, इस तरह से पूरा डिटेल दिखाएगा आपको, ठीक है। क्लोजिंग बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि हम जो इस पीरियड के दौरान ही बना रहे हैं, लास्ट में हम देखेंगे, बार बार क्यों देखेंगे। ऑन क्लोजिंग, उसके बाद अमाउंट डालेंगे कितना, मतलब अमाउंट्स का बजट बना रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पे 5 लाख का बना देते हैं एग्जाम्पल के लिए। 5 लाख हम डाल रहे हैं, इंटर मारेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे, अब देखिए लेजर पूछ रहा है, तो पूछेगा कि अब जो ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने सेलेक्ट किया, तो आप बताइए, नाम बताइए क्या क्या है एक्सपेंस का आपका नाम। तो यस कीजिए एक्सपेंस के नाम के लिए, इंटर मारिए। और यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे, ऑल सी करके आपको सारे बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, सबको एक एक करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि एक आपको बना के दिखा रहे हैं, रेंट, इंटर मारेंगे। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बना रहे हैं। उसके बाद जो है कोई भी ऑप्शन को आपको यस नहीं करना है, सबको नोट एप्लीकेबल, कोई की मीनिंग नहीं निकलता है, सबको नो रखना है, कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ऑन क्लोजिंग पर रखेंगे और इसका आप बताएंगे कि रेंट का आप कितना बजट लेना चाहते हैं। तो मैंने इसका ले लिया 1 लाख, 1 लाख टाइप किया। उसके बाद इंटर मारेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे भी आप जो है नेक्स्ट आपका डालना है यहाँ पे अगला, इस तरह से ऑल्ट सी कीजिए, फिर से लेजर बनाइए। इलेक्ट्रिसिटी का था एक, तो इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसको भी नेट एक्सपेंस यहाँ से आइए और इसका जीएसटी को बंद कर दिए, जीएसटी का ऑन हो जा रहा, और कंट्रोल है। उसके बाद ऑन क्लोजिंग, इसका भी 1 लाख का बना लेते हैं। आप जो है अपने रेंज के अनुसार बनाइएगा, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप सारे जो है यहाँ पे बना लेंगे, टेलीफोन, इंटरनेट, वाटर का, और इसको यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। तो मैंने सबका बना दिया, टोटल यहाँ पे इस सबका 1-1 लाख का बनाया और 5 लाख टोटल हो गया मेरा, जो कि उसके अनुसार मैंने ग्रुप में डाला था। उसके बाद इंटर मारेंगे और सेव कर लेंगे, सेव हो गया। अब आपने बजट बनाया है तो आप जो है बजट को देखेंगे कि कितना खर्चा हुआ है, तो उसके पहले आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो उस एक्सपेंस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि उसके बीच में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बीच जो है खर्चा हुआ मेरा, और जो देखिए कितना खर्चा हुआ एज एग्जांपल आपको इंटी करके बता रहे हैं। पेमेंट वाउचर F5 आ गया पेमेंट, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कैसे, हम कैश से ही कर दिए सारा एक्सपेंस, और एक एक करके ले लेंगे। जैसे कि पहले वाटर ले लेते हैं, इसका भी 1 लाख का बनाया था, तो मान लीजिए कि इसका मैंने 80,000 खर्च किया, ठीक है।
उसके बाद जो है इंटरनेट ले लेते हैं। इंटरनेट का जो है मैंने यहाँ पे इसका 50,000 खर्च किया, ठीक है। बचाइएगा, बचेगा तभी बजट कहलाएगा, ऊपर चला गया तो फिर वो बजट बनाने का कोई फ़ायदा ही क्या। आगे देखिए नेक्स्ट वाला डालते हैं। किसी किसी कंडीशन में चला भी जाता है ऊपर, ठीक है, लेकिन थोड़ा जाए तो दिक्कत नहीं है, पूरा जाएगा तो दिक्कत है। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे 70,000 मान लीजिए टेलीफोन में खर्च हो गया। और एक हमारा रेंट था तो रेंट डालेंगे, रेंट में मान लीजिए मेरा 90,000 खर्च हो गया। उसके बाद जो एक और था इलेक्ट्रिसिटी था तो उसको ले लेंगे और यहाँ पे उसको डाल लेंगे। तो मान लीजिए इसमें पूरा का पूरा खर्च हो गया, इसमें बचा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो इंटर मार के उसके बाद हमने सिंपली देखिए मैंने 1 अप्रैल को एंट्री किया। डेट आप चेंज कर सकते हैं, F2 कर लेते हैं, चलिए 1/5 को सारा एक्सपेंसेस हो गया, ऐसे मैंने कर दिया। आपका अलग अलग डेट का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जिस डेट का भी ये सारा एक्सपेंस हुआ, जैसे वाटर का मान लीजिए अप्रैल में हुआ तो अप्रैल में करेंगे, और स्पेशल इसका इंटरनेट का आपका हुआ है मई में तो मई में करेंगे, टेलीफोन का अगर जून में हुआ तो जून में करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ही में सारा कर दिया, जिस समय जो है टाइम बर्बाद नहीं होगा। और इसके लिए सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रिपोर्ट देखेंगे बजट का, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, उसके बाद आपको जाना है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इन आर्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना है, इंटर मारिए। उसके बाद यहाँ से आपको बजट सेलेक्ट करना है। देखिए बजट यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे बजट वेरिएंस लिख रहा है जिसका शॉर्टकट F10 है, F10 प्रेस कीजिए बटन। उसके बाद आप अपना बजट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर मारिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाएगा कितना आपने बचाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप दिखा रहा है, ये जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे देखिए कंपनी एक्सपेंस बजट वेरिएंस आपको दिखा रहा है, इतना परसेंटेज का आपने बजट किया है। इसमें 50% बजट हुआ है, ये आपका ये रहा आपका ऊपर इंटरनेट में, और 10% बजट हुआ है आपका रेंट में, ठीक है। इस तरह से टेलीफोन में 30%, 20% वाटर में, और यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं, इतना इसमें खर्च हुआ है और इतना इसमें बचा है। यानी इसमें आपको सेविंग परसेंटेज दिखाएगा, इसमें आपका एक्सपेंसेस परसेंटेज दिखाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल आपका 78% लगभग खर्च हो गया है, जो 5 लाख का आपने बजट बनाया था। और फ्रेंड्स आपको नहीं अगर दिख रहा होगा तो आप जो अल्टर F2 कर लीजिएगा और पीरियड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा 31 मार्च 3, ठीक है। तो भी आ जाएगा। अगर डेट के चलते नहीं आता है कभी कभी तो आप जो है ऐसा पीरियड चेंज कर सकते हैं, उसके बीच आप देख सकते हैं। तो इस बजट को देखने के बाद आइडिया मिल जाता है कि हमें जो है कितना खर्चा हुआ, और अगर अगला फ्यूचर में मतलब अगला जो खर्च होगा उसको किस तरह से और कम कर सकते हैं, इससे आइडिया मिलता है। ज़्यादा हो गया तो हम जो है कंट्रोल और करेंगे, और कम हुआ तो अच्छी बात है, कम हुआ तो आपका कंपनी का प्रॉफिट ही होगा ज़्यादा, और ज़्यादा अगर बजट से ऊपर चला गया तो आपका कंपनी लॉस में हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप सीख लेते हैं तो बहुत जो है एडवांस अकाउंटिंग कर पाएंगे टैली प्राइम में। तो मैंने हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया है, पूरा आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर एनी केस आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे मेल कीजिए, हमसे जुड़िए। आप हमें मेल कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।